हेवनली डाउटेल्स। जायन के पक्ष में कुल 9 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के साधक और 60 से अधिक की कंडेंसेशन शिष्य मौजूद थे। यद्यपि उनकी कुल शक्ति शत्रु पक्ष की तुलना में कुछ कम प्रतीत हो रही थी, फिर भी उनके पास 4 दुष्टों की महान संरचना 4 फीन फॉर्मेशन का सहारा था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि वे पूरी तरह रक्षाहीन थे। इसी कारण श्वेत चंद्र संप्रदाय की वरिष्ठ साधिका शुवान युए ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया कि जायन और अन्य सभी साधक 4 दुष्टों की संरचना के आसपास छिपकर रहें और शत्रु की प्रत्येक गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए रखें। इसी क्षण जायन को पहली बार स्पष्ट रूप से डेविल दाव के आक्रमणकारियों को देखने का अवसर मिला। वे सभी या तो लाल या पीले वस्त्रों में सजे हुए थे, जिससे ये साफ पता चलता था कि वे 2 अलग अलग संप्रदायों से आए थे। सबसे आगे एक साधारण रूप रंग वाली लाल वस्त्रधारी युवती खड़ी थी, जिसके साथ लगभग 60 से 70 वर्ष आयु का एक पीले वस्त्रों में लिपटा वृद्ध साधक मौजूद था। उनकी साधना कोई असाधारण नहीं लग रही थी, एक प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर पर था, जबकि दूसरा अंतिम स्तर पर। फिर भी उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, मानो वे इस युद्ध को पहले ही अपने पक्ष में मान चुके हों। उसी समय लू तियानमेन, जो पहले कई बार 6 दुष्ट दाव संप्रदायों से आमना सामना कर चुका था, ने अत्यंत सावधानी भरे स्वर में अन्य साधकों को चेतावनी दी। सावधान रहो, ये लोग डेविल फ्लेम संप्रदाय और हेवनली फियन संप्रदाय से हैं। उसकी आवाज़ में छिपे भय को महसूस करते ही जायन और अन्य साधकों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। कुछ ही पलों बाद लाल वस्त्रधारी युवती ने बातचीत रोक दी, सिर घुमाया और बेहद ठंडे स्वर में कुछ शब्द कहे। दूरी अधिक होने के कारण जायन और अन्य लोग उसकी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सके, किंतु उसके आदेश का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। उसके पीछे खड़े लाल वस्त्रधारी साधक आगे बढ़े और धीरे धीरे उड़ते हुए घाटी की ओर स्थित 4 आक्रामक संरचनाओं के पास उतर आए। उसी समय पीले वस्त्रों वाला वृद्ध साधक भी चुपचाप हाथ हिलाता है और उसके पीछे के साधक पीली प्रकाश रेखाओं में बदलकर 4 दुष्टों की संरचना की ओर बढ़ने लगते हैं। संरचना के भीतर मौजूद जायन और अन्य साधकों ने अनजाने में ही अपनी सांसें रोक लीं और अधीरता से अपने अपने जादुई अस्त्र प्रकट कर लिए। पीले वस्त्रधारी साधक मूर्ख नहीं थे कि सीधे संरचना में घुस जाते। वे लगभग 100 मीटर दूर रुक गए और वहीं से अपने जादुई अस्त्रों को मुक्त कर दिया। जैसे ही उन अस्त्रों की अद्भुत रोशनियां 4 दुष्टों की संरचना की नीली, लाल, फिरोजी और पीली प्रतिबंधक परतों से टकराईं, जोरदार विस्फोटों की लहरें उठीं, जिनकी गूंज से नीचे खड़े 7 संप्रदायों के साधकों के चेहरे क्षण भर के लिए बदल गए। कुछ देर विचार करने के बाद शुवान युए ने निर्णायक स्वर में आदेश दिया, आधा दल हेवनली फियन संप्रदाय के साधकों को रोके रखे, किसी भी कीमत पर महान संरचना टूटने न पाए। शेष आधे लोग डेविल फ्लेम संप्रदाय पर कड़ी नजर रखें। उसके आदेश के साथ ही एक छोटी शुद्ध श्वेत तलवार संरचना से बाहर निकली और उजली रेखा बनकर उड़ते हुए कृपाण और मोतियों जैसे जादुई अस्त्रों को रोकने लगी। आदेश सुनते ही कई साधक शुवान युए के साथ आगे बढ़े और अपने अपने जादुई अस्त्र छोड़ दिए, जिससे शत्रु का अधिकांश आक्रमण वहीं थम गया। जायन भी उन्हीं में शामिल था। उसने अत्यंत निपुणता के साथ अपने स्वर्ण भरिंग तलवार झुंड गोल्डन बीटल स्वॉर्म ब्लेड्स को मुक्त किया, जो सुनहरी रोशनी का जाल बनाकर सामने आ रहे लंबे नीले भाले जैसे जादुई अस्त्र को जकड़ लेता है। क्योंकि जायन ने जानबूझकर उसी स्तर के शत्रु साधक को चुना था, युद्ध बाहर से अत्यंत भीषण प्रतीत हो रहा था, जहां सुनहरी और नीली रोशनियां निरंतर टकरा रही थीं, पर वास्तव में जायन पूरी तरह नियंत्रण में था और उसे अन्य क्षेत्रों की स्थिति देखने तक का अवसर मिल रहा था। स्थिति फिलहाल संभली हुई लग रही थी। जायन के पक्ष में मौजूद अधिकांश साधक की कंडेंसेशन स्तर के थे, जिनके जादुई अस्त्र शत्रुओं के सामने टिक नहीं पा रहे थे। 5 या 6 शिष्यों के सहयोग से ही वे किसी एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शत्रु को मुश्किल से रोक पाते थे, किंतु महान संरचना की सुरक्षा के कारण संकट के क्षणों में वे भीतर छिपकर मृत्यु से बच जाते थे। वहीं अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक जायन की तरह ही प्रत्येक एक पीले वस्त्रधारी शत्रु को रोके हुए थे, जिससे पूरा आकाश रोशनियों से भर गया था। जायन के मन में हल्की शंका उठी, तो क्या 6 दुष्ट दाव संप्रदायों की शक्ति बस इतनी ही है? यदि ऐसा था, तो फिर आत्मा पत्थर खानों की रक्षा इतनी कठिन क्यों सिद्ध हो रही थी? उसी क्षण डेविल फ्लेम संप्रदाय के लाल वस्त्रधारी साधक पूरी तरह आगे आ चुके थे, जिससे लू तियानमेन और अब तक निष्क्रिय साधक अत्यधिक सतर्क हो गए। कुछ युवा साधक तो अधीरता से आगे बढ़ने को तैयार दिखने लगे, परंतु लाल वस्त्रधारी साधकों ने तुरंत युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि एक अजीब सी संरचना में खड़े हो गए। आदेश मिलते ही उन्होंने स्वर्ण कोए और दहकते सूर्य से सजे अग्नि लाल ध्वज निकाले, जिनसे तीव्र लाल प्रकाश फूट पड़ा। सिर्फ एक नज़र में ही स्पष्ट हो गया कि ये साधारण वस्तुएं नहीं थीं। लू तियानमेन का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। बुरा हो गया, ये वाइल्ड फ्लेम कल्टिवेटर्स हैं। ये नील सूर्य दुष्ट ज्वाला अजूर सन डेविल फ्लेम बुलाना चाहते हैं, इन्हें तुरंत रोको। घबराहट में उसने संरचना से बाहर छलांग लगाए और अपने भंडारण थैले से 2 विशाल उड़ते हुए कनखजूरों जैसे जीव छोड़ दिए, जिनके शरीर पर काले पीले धारियां और पीले हरे पारदर्शी पंख थे। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य घटा।
हरे विषैले धुएं के निकलने से पहले ही चांदी जैसी पतली रेखाएं चमकी और दोनों कनखजूरों के शरीर क्षण भर में कटकर टुकड़ों में बिखर गए। इसके बाद जादुई अस्त्रों के सामने भी असंख्य चांदी के सूक्ष्म धागे प्रकट हुए, जिन्होंने उन्हें जकड़कर पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। तभी एक अनुभवी साधक ने चिल्लाकर कहा, जल्दी स्पिरिट लाइट तकनीक का प्रयोग करो। लाल वस्त्रधारी साधकों के सामने कोई और छिपा हुआ है। जायन ने भी तुरंत ये तकनीक प्रयोग की और देखा कि ध्वज पकड़े साधकों के आगे कई धुंधली श्वेत आकृतियां खड़ी थीं, एक हाथ में लंबी पतली तलवार और दूसरे में चांदी का धागा। जायन ने मन ही मन सोचा, ये साधारण मनुष्य नहीं हैं, क्या ये बलि दिए गए आत्मिक भूत हैं। इसी बीच हेवनली फिएंड संप्रदाय का एक मध्य आयु साधक क्रोधित हो उठा और एक विशाल श्वेत मोती छोड़ दिया, जो कक्ष जितना बड़ा होकर जायन की ओर बढ़ा। जायन ने शांत भाव से नीली तलवार तरंग छोड़ी, फिर अपने ब्लैक ड्रैगन की सांस से उसे रोक लिया। तभी लू तियानमैन की घबराई हुई चीख गूंजी। लाल वस्त्रधारी साधकों के ध्वजों से नीली ज्वाला उठ चुकी थी। जायन की आंखें फैल गईं और उसने कठोर दृष्टि से उस ज्वाला को देखते हुए बुदबुदाया, तो यही है नील सूर्य दुष्ट ज्वाला। उस क्षण लू तियानमैन का हृदय पूरी तरह डूब गया, क्योंकि वह अब तक उन रहस्यमय श्वेत आकृतियों को भेदने में असफल रहा था और युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां विनाश निश्चित प्रतीत हो रहा था। हेवनली डाउटेल्स। नीले रंग की दुष्ट ज्वालाओं को उन विशाल ध्वजों पर और अधिक सघन होते देखकर लू तियानमैन का चेहरा पल भर में विवर्ण हो गया। निराशा और भय के क्षण में उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर आदेश दिया, पीछे हटो। सब लोग तुरंत महान संरचना की ओर पीछे हटो। ये कहते ही वह स्वयं सबसे पहले पलटा और अपने पीछे स्थित महान संरचना की ओर तेजी से भागने लगा। उसके शब्द सुनते ही आसपास मौजूद साधकों ने बिना एक पल की देरी किए अपने कप्तान का अनुसरण किया और स्वाभाविक रूप से पीछे हटने लगे। शुवान युए ने भी कोई संकोच नहीं किया और तुरंत पीछे हटने का आदेश दे दिया। लेकिन जायन के पक्ष के सभी साधक इतने भाग्यशाली नहीं थे। कुछ गिने चुने साधक, जिनकी स्थिति स्थिर थी और जिन्हें स्पष्ट लाभ प्राप्त था, वे किसी भी क्षण पीछे हट सकते थे, परंतु अधिकांश साधक शत्रुओं के उग्र आक्रमण में बुरी तरह फंसे हुए थे और उनके पास बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था। जायन का प्रतिद्वंद्वी हेवनली फिएंड संप्रदाय का वह साधक भी और अधिक उग्र होकर जायन को वहीं रोके रखने का प्रयास करने लगा। परंतु जायन ने ठंडी हंसी हंसी। उसने पहले अपने अन्य जादुई अस्त्र वापस बुलाए, फिर बिना हड़बड़ाए श्वेत शल्क ढाल व्हाइट स्केल शील्ड को बाहर फेंका, जिसने जबरदस्ती शत्रु के सभी आक्रमणों को रोक दिया। इसके बाद वह सहजता से पीछे हटते हुए महान संरचना के भीतर लौट आया। हेवनली फिएंड संप्रदाय के साधक केवल कड़वाहट से देखते रह गए और संरचना की सीमा के बाहर ही रुकने को विवश हो गए। जब शुवान युए ने देखा कि उसके दल के आधे से अधिक साधक संरचना के बाहर फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे, तो वह और भी उग्रता से युद्ध करने लगा, क्योंकि वह मन ही मन समझ चुका था कि स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वह अन्य साधकों की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लू तियानमैन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अब बहुत देर हो चुकी है, लू तियानमैन ने राख जैसे चेहरे के साथ सिर हिलाते हुए कहा। नील सूर्य दुष्ट अग्नि अजूर सन डेविल फ्लेम पहले ही बुला ली गई है। ये सुनते ही जायन का ध्यान गया कि लाल वस्त्रधारी ध्वजवाहकों के बीच से नीली ज्वालाएं पहले ही फूट चुकी थीं। लगभग 10 अग्नि स्तंभ आकाश की ओर उठे और आपस में मिलकर कई दर्जन मीटर व्यास का एक विशाल नीला अग्निपिंड बन गए, जो हवा में तैरता हुआ भयावह ढंग से झूल रहा था। वह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि किसी की भी सांस थम जाए। यह शुवान युए अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी लाल वस्त्रधारी साधकों की अगली क्रिया ने उसका चेहरा पूरी तरह विकृत कर दिया। उन लाल वस्त्रधारी साधकों ने अपने ध्वजों के सिरे महान संरचना के बाहर फंसे 7 महान संप्रदायों के साधकों की ओर मोड़ दिए। उसी क्षण वह विशाल अग्निपिंड फू की ध्वनि के साथ टूटकर 1-1 मीटर आकार के लगभग 10 नीले अग्निपिंडों में बदल गया, जो बिजली की गति से सीधे उन साधकों की ओर उड़ पड़े। उन नीली अग्निगोलाओं की गति इतनी भयानक थी कि पलक झपकते ही वे अपने लक्ष्य के सामने पहुंच गए। 7 महान संप्रदायों के साधकों ने यह परिवर्तन पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने अपने जादुई अस्त्रों से रक्षा करने का प्रयास किया। कुछ ने तावीज़ों की सहायता से दाव तकनीकें चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, परंतु ये सब व्यर्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि ये साधारण अग्नि नहीं थी, बल्कि कुख्यात नील सूर्य दुष्ट अग्नि थी। चाहे जादुई अस्त्र हो या दाव तकनीकें, जैसे ही वे नीली ज्वाला से टकराईं, वैसे ही पतंगे की तरह चुपचाप पिघलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर उन साधकों के चेहरे बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ गए। सोचने का समय तक नहीं मिला था कि तभी 10 नीली अग्निगोलाएं एक साथ उन पर आकर गिरीं। उनकी सभी सुरक्षात्मक परतें और रक्षा तकनीकें एक ही क्षण में टूट गईं और उनके शरीर दुष्ट अग्नि में जलकर इस तरह विलीन हो गए कि एक कण तक शेष नहीं रहा। इस नरसंहार को देखकर जो साधक अब तक बच गए थे, वे कैसे हिचकिचा सकते थे। कुछ तो पहले ही हेवनली फिएंड संप्रदाय के आक्रमणों से गंभीर रूप से घायल थे और कुछ ने अपने उलझे हुए जादुई अस्त्र तक छोड़ दिए, बस किसी तरह महान संरचना की ओर भागने लगे। परंतु 2-3 साधक घबराहट में गलती कर बैठे और वहीं शत्रुओं के जादुई अस्त्रों के नीचे मारे गए।
इस प्रकार आत्मपत्थर खदान की रक्षा कर रहे 7 महान संप्रदायों को एक ही मुठभेड़ में लगभग 10 की कंडेंसेशन शिष्यों और एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक की मृत्यु का भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन नील सूर्य दुष्ट अग्नि की भयावहता यहीं समाप्त नहीं हुई। लाल वस्त्रधारी साधकों के मार्गदर्शन में वे नीली ज्वालाएं फिर से एकत्र होकर एक विशाल अग्निसागर में बदल गईं और सीधे 4 दुष्टों की महान संरचना की ओर लपक पड़ीं। संरचना के भीतर छिपे सभी साधकों के चेहरे भय से बदल गए और एक अजीब सा आतंक सबके दिलों में फैल गया। इस दृश्य को देखकर शुवान युए ने भौहें सिकोड़ ली और सीधे लू तियानमेंग से पूछा, वरिष्ठ भ्राता लू, यह नीली अग्नि आखिर है क्या? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के साधक इतनी भयावह सच्ची अग्नि कैसे छोड़ सकते हैं? क्या महान संरचना की शक्ति इसे रोक पाएगी? लू तियानमेंग ने कड़वी हंसी हंसी और विवश होकर उत्तर दिया, सच कहूं तो जब मैं युद्धभूमि में था तब मैंने इस नील सूर्य दुष्ट अग्नि की भयावहता केवल कभी कभार ही देखी थी। ये 4 दुष्टों की संरचना को तोड़ पाएगी या नहीं, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। बस इतना जानता हूं कि इस अग्नि को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इन वाइल्ड फ्लेम साधकों को इस तकनीक का विशेष अभ्यास करना पड़ता है और हर बार इसे छोड़ने पर उनकी अपनी साधना भी घट जाती है। इसी कारण यह इतनी खतरनाक और रोकने में कठिन होती है। इन शब्दों ने शुवान युए और अन्य साधकों को और अधिक निराश कर दिया। उसी क्षण नीली ज्वालाएं जोरदार गर्जना के साथ 4 रंगों की प्रकाश दीवार से टकराईं। लहर दर लहर प्रहार होते रहे और प्रकाश दीवार निरंतर कांपती रही। अंततः उसने उन दुष्ट ज्वालाओं को रोक लिया, जिससे संरचना के भीतर मौजूद साधकों ने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत क्षणिक थी। समय बीतने के साथ साथ 4 रंगों की प्रकाश दीवार धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी, जो इस बात का संकेत था कि महान संरचना अब अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी। दूसरी ओर लाल वस्त्रधारी साधक पसीने से भीगे हुए थे, फिर भी वे अपने ध्वजों को काफी समय तक संभाल सकते थे। अब संरचना के भीतर मौजूद सभी साधक पागलों की तरह बच निकलने का उपाय सोचने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि यदि वे दुष्ट दाव के हाथ पड़ गए तो भले ही उन्हें तुरंत न मारा जाए, लेकिन आत्मा निष्कर्षण जैसी अमानवीय विधियां उनका इंतजार कर सकती थीं। इसी बीच यहाँ 10 वर्षों से पहरा दे रहे वृद्ध यूशिंग ने शांत स्वर में कहा, मैं एक ऐसी सुरंग जानता हूँ जो सीधे लगभग 10 मील दूर निकलती है। उससे हम जीवित बच सकते हैं। ये शब्द सुनते ही जैसे सन्नाटा टूट गया। निराशा तुरंत आशा में बदल गई। क्या ये सच है भ्राता यू? तो हम बच सकते हैं। हमारी जान बच गई। जायन भी मन ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह स्वयं भी उन नीली दुष्ट ज्वालाओं से निपटने का कोई उपाय नहीं देख पा रहा था। पुष्टि के बाद शुवान युए और लू तियानमेंग ने पीछे हटने का आदेश दिया। यूशिंग के नेतृत्व में जायन और लगभग 50 साधक उस भूमिगत सुरंग में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही वे भीतर पहुंचे, पूरा कंठ अचानक कांप उठा। 4 दुष्टों की संरचना टूट गई है, शुवान युए ने भावशून्य स्वर में कहा। सभी ने और तेजी से दौड़ लगाए। सुरंग के भीतर चंद्र पत्थरों की रोशनी फैली हुई थी। दीवारों की बनावट से स्पष्ट था कि यह मानव निर्मित थी। यूशिंग ने बताया कि यह कभी एक लंबी आत्मा पत्थर शिरा थी, जिसे खनिकों ने खोदते खोदते एक सुरंग में बदल दिया था। पर तभी जोरदार धमाकों के साथ सुरंग रहने लगी। मिट्टी और विशाल पत्थर गिरने लगे और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कई घंटों बाद एक प्राकृतिक भूमिगत गुफा की दीवार से अचानक एक छेद खुला। एक छिपकली जैसा यांत्रिक कठपुतली दानव बाहर निकला, चारों ओर देखा, फिर वापस चला गया। कुछ देर बाद वही कठपुतली फिर बाहर आए और उसके पीछे एक व्यक्ति रेंगता हुआ निकला। वह कोई और नहीं बल्कि जायन था। जायन खड़ा हुआ, चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर जीवन वापस मिलने की प्रसन्नता झलक उठी। वह एक बार फिर मृत्यु के मुंह से लौट आया था। हेवनली डाउटेल्स। जायन इस समय एक ऐसी स्टेलेक्टाइट गुफा में था जो चारों ओर से खुली हुई थी। उसे ये तो नहीं पता था कि यह गुफा वास्तव में कितनी विशाल है, लेकिन एक बात निश्चित थी, ये बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। जब जायन ने हाथ में पकड़े चंद्रप्रकाश पत्थर की रोशनी में चारों दिशाओं को ध्यान से देखा तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। जिस क्षण सुरंग भूकंप के झटकों से ढहकर मिट्टी और पत्थरों में बदल गई, जायन ने तुरंत उड़ान भरी और अपनी रक्षक ढाल सक्रिय कर ली। इसी कारण भले ही वह जमीन के नीचे गहराई तक दब गया था, फिर भी उसे सांस लेने और धीरे धीरे हिलने डुलने की गुंजाइश मिलती रही। हालांकि झटके इतने जबरदस्त थे कि जायन को अब यह भी अंदाजा नहीं रहा कि वह किस दिशा में है। दिशाओं का ज्ञान पूरी तरह खो चुका था। बेबस होकर उसने अपने पास मौजूद कई छिपकली आकार के कठपुतली पशु छोड़ दिए और उन्हें अलग अलग दिशाओं में एक साथ खुदाई करने का आदेश दिया, इस उम्मीद में कि कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। इसी समय उसे इस बात का गहरा पछतावा हुआ कि उसने पहले कभी पृथ्वी गमन तकनीक नहीं सीखी। अगर वह तकनीक उसके पास होती तो वह बिना किसी बाधा के धरती के भीतर से फिसलता हुआ निकल सकता था। अब स्थिति ये थी कि उसे अपने कठपुतली पशुओं के पीछे पीछे रेंगते हुए ही आगे बढ़ना पड़ रहा था। जहां तक जादुई औजारों से रास्ता खोलने की बात थी, जायन ने उस विचार को आते ही पूरी तरह खारिज कर दिया।
वर्तमान परिस्थितियों में बिना सोचे समझे जादुई शक्ति खर्च करना मूर्खता थी, खासकर तब जब उसे ये भी नहीं पता था कि सही रास्ता कौन सा है। इसके अलावा जमीन के नीचे जादुई औजारों का उपयोग करना अत्यंत खतरनाक था, जरा सी चूक उसे एक और धंसाव में फंसा सकती थी। इसलिए जायन ने पहले कठपुतलियों से आसपास के क्षेत्र की जांच करवाई, फिर सबसे अधिक संभावित सुरक्षित मार्ग चुना। इसी तरह कई घंटों तक नीरस और थकाव रेंगने के बाद वह अंततः इस रहस्यमयी स्टैलेक्टाइट गुफा तक पहुंच गया। उस पल जायन का लंबे समय से तना हुआ हृदय पूरी तरह ढीला पड़ गया। विपत्ति से बच निकलने का एहसास सचमुच अद्भुत था। जायन ने पीछे मुड़कर उस छेद की ओर देखा जिससे वह अभी बाहर निकला था। उसे पूरा विश्वास था कि और भी लोग थे जो उस ढही हुई सुरंग के नीचे दबने के बावजूद जीवित बचे होंगे, लेकिन वे जीवन का रास्ता खोज पाए या नहीं ये कहना कठिन था, क्योंकि वे सभी एक वायुरुद्ध क्षेत्र में फंसे थे। इसलिए चाहे वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक ही क्यों न हो, वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। कि कंडेंसेशन स्तर के शिष्यों के बचने की संभावना तो और भी कम थी। हालांकि अपनी किस्मत पर खुश होते हुए भी जायन के मन में एक गहरा संदेह उठ खड़ा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुरंग में घुसते ही भूकंप आ जाए और सब कुछ ढह जाए? क्या ये दुष्ट दाव द्वारा रची गई कोई साजिश थी? जायन को लगा कि यह अनुमान सबसे अधिक संभावित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊपर की दुनिया में सतह पर दुष्ट दाव के साधकों ने पहले ही स्पिरिट स्टोन खान के प्रवेश द्वार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। शक्तिशाली जादुई औजारों से पूरी गुफा को चकनाचूर कर दिया गया था। स्पिरिट स्टोन खान के ऊपर आकाश में पीले वस्त्रों में लिपटा एक वृद्ध लाल वस्त्रधारी युवती की ओर देखते हुए पछतावे से बोला, कनिष्ठ मार्शल बहन लियान, तुमने इस छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना दिया। कुछ भटके हुए कुत्तों को पकड़ने के लिए तुमने इतना दुर्लभ मध्यस्तरीय पृथ्वी कंपन तावीज तक इस्तेमाल कर लिया। लाल वस्त्रधारी युवती लियान फेहुआ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हम्फ, मुझसे भाग जाना इतना आसान है क्या? भले ही यह स्पिरिट स्टोन खान सिर्फ एक मामूली मिशन थी, लेकिन उन्हें यूं ही भाग जाने देना मुझे बेचैन कर देता। पीले वस्त्रों वाला वृद्ध ये सुनकर न हंस पाया न रो पाया। इतने दुर्लभ तावीज को इस तरह बर्बाद करना वास्तव में हास्यास्पद था। लेकिन वह ये भी जानता था कि लियान फेहुआ डेविल फ्लेम संप्रदाय के प्रमुख की इकलौती बेटी थी। वह स्वयं तो केवल हेवनली फिएंड संप्रदाय का एक प्रवर्तक था, उसे अपने काम से काम रखना ही बेहतर लगा। कुछ ही देर में दुष्ट दाव के साधकों ने स्पिरिट स्टोन खान को पूरी तरह नष्ट कर दिया और आकाश में उड़ते हुए क्षितिज के पार गायब हो गए। एक दिन बाद उसी समूह ने दूर छिपे हुए 7 संप्रदायों के औषधि उद्यान पर भी धावा बोल दिया। वे सभी उपयोगी आध्यात्मिक औषधियां लूट ले गए और बचे हुए पौधों को नील सूर्य दुष्ट ज्वाला से जला डाला। ये समाचार 7 संप्रदायों के उच्च स्तरीय साधकों के दिलों में आग की तरह फैल गया। जायन द्वारा संरक्षित स्पिरिट स्टोन खान की तुलना में ये क्षति कहीं अधिक गंभीर थी। खान तो थोड़े समय में पुनः बहाल हो सकती थी, लेकिन जली हुई औषधियां फिर से उगने में दशकों लगा देती। क्रोधित होकर 7 संप्रदायों ने विशेषज्ञों को भेजा, लेकिन दुश्मन को सहायता मिल गई और उल्टे 7 संप्रदायों को घात लगाकर हमला झेलना पड़ा। लगातार हो रहे नुकसान के बाद 7 संप्रदाय चुप नहीं बैठे। उन्होंने शक्ति समेटी और एक बार फिर बड़े पैमाने के युद्ध का बिगुल फूंक दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भूमिगत गुफाओं में इस बीच जायन ने गुफा में बहती हवा की दिशा पहचान ली। उसने अपने कठपुतली पशुओं को आगे रास्ता खोजने का आदेश दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। दर्जनों गुफाओं को पार करने के बाद स्टेलेक्टाइट गुफाएं और भी विशाल होती गईं। सबसे बड़ी गुफा में तो 100 से अधिक लोग आराम से समा सकते थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा का प्रवाह तेज होता गया, जिससे जायन को काफी राहत मिली, क्योंकि हवा का मतलब था कि कहीं न कहीं सतह से जुड़ा एक रास्ता जरूर होगा। जैसे ही जायन एक नई गुफा में पहुंचा, उसका सामना युवराज आयान, लू तियानफेंग, महागुरु वीरसेन और अन्य साधकों से हो गया। हैरानी की बात यह थी कि रुद्रनाथ भी वहां मौजूद था। जब उन्होंने जायन को 2 कठपुतली पशुओं के साथ देखा तो सभी कुछ पल के लिए अवाक रह गए। लेकिन इससे पहले कि गुरु शांत देव कुछ कह पाते, दूसरी ओर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। बिना कोई सवाल किए गुरु शांत देव और लू तियानमेंग ने एक दूसरे को देखा और तुरंत उस चीख की दिशा में बढ़ गए। हर कोई पूरी सावधानी के साथ रक्षात्मक तकनीकें और जादुई औजार तैयार किए हुए था। जायन ने क्षण भर सोचा, फिर अपना श्वेत शल्क ढाल निकाला और धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ा। उसने कोई रक्षात्मक जादू नहीं लगाया, क्योंकि संकरी जगहों में वह मानता था कि गति रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। कुछ और गुफाएं पार करने के बाद वे एक विशाल स्टेलेक्टाइट गुफा में पहुंचे, और वहां जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। गुफा के बीचों बीच 10 मीटर से भी बड़ी एक चमकदार श्वेत क्रिस्टल मकड़ी एक बुरी तरह क्षत विक्षत शव को अपने नुकीले दांतों से नोच रही थी। वह शव मास्क मून संप्रदाय के एक शिष्य का था, जो सुरंग ढहने से बच निकला था। पास में 3-4 पूरी तरह नष्ट हो चुके जादुई औजार पड़े थे।
लेकिन सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली चीज थी मकड़ी के पीछे मौजूद विशाल स्पिरिट स्टोन शिरा और उसके चारों ओर बना अत्यंत प्राचीन षड्भुजीय परिवहन गठन। उसके पास ध्यानमग्न मुद्रा में हवा में तैरता हुआ एक इंद्रधनुषी कंकाल था, जिसके हाथ में नीली चमक बिखेरता हुआ आदेश पदक था। यह क्या है? एक की कंडेंसेशन साधक ने डरते हुए पूछा। कोई उत्तर नहीं दे सका, और तभी मकड़ी ने सिर उठाया। उसकी बर्फीली नज़र सब पर पड़ी। गुफा में एक और भी भयावह अध्याय शुरू होने वाला था। हेवनली डाउटेल्स, क्या ये हमें एक ही झटके में खत्म करना चाहता है? चंद्रवीर पहले जोंग वूप ने पीले पड़ते चेहरे के साथ कांपती आवाज में पूछा। गुरु शांत देव पूर्व में शुवान युएट ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल हाथ उठाया। उसी क्षण उसके हाथ से 7-8 अग्नि गोले निकलकर घने मकड़ी जाल की ओर जा गिरे। धड़ाम धड़ाम तेज आवाजें गूंजी, लेकिन मकड़ी जाल पूरी तरह सुरक्षित रहा। उस पर जलने का एक भी निशान नहीं पड़ा। अब किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। सब पहले से ही समझ चुके थे कि यह जाल साधारण नहीं है। इसी समय वह विशाल श्वेत क्रिस्टल मकड़ी अचानक अपने पैरों को मोड़कर भयानक शक्ति के साथ उछली और पूरे शरीर सहित सीधे गुरु शांत देव की ओर झपट पड़ी। गुरु शांत देव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जमीन पर एक पीला तावीज चिपका दिया। वह तावीज बिना आवाज किए धरती में समा गया। अगले ही पल जमीन फट गई और एक विशाल पत्थर का भाला तेजी से ऊपर उठा, ठीक हवा में उछलती मकड़ी के पेट में जा धंसा। मकड़ी जोर से कांपी और छत से जा चिपकी। कुछ समय के लिए वह हिल भी नहीं पा रही थी। बहुत बढ़िया, लू तियानमेंग ने यह देखकर जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने तुरंत एक गहरा हरा चमड़े का थैला निकाला और उसका मुंह छत पर फंसी मकड़ी की ओर कर दिया। थैले से हल्की गर्म रोशनी निकलने लगी। मकड़ी ने फुफकारना शुरू कर दिया। उसने अपने पैरों को समेटकर पत्थर के भाले को जकड़ लिया और पूरी ताकत से दबाया। कड़क कड़क पत्थर टूटने की आवाज गूंजी। भाले का सिरा चकनाचूर होकर पत्थरों में बदल गया। आजाद होते ही वह दैत्याकार जीव नीचे कूदा। उसके छोटे छोटे नेत्र हरे प्रकाश से चमक उठे। स्पष्ट था कि वह क्रोधित हो चुका था। वह फिर से साधकों पर झपटने ही वाला था कि उसी क्षण थैले से निकली गर्म रोशनी बिजली की गति से आगे बढ़ी और हवा में ही मकड़ी को समेट लिया। अगले ही पल रोशनी वापस लौटी और उसके साथ वह मकड़ी, जो अब सिकुड़कर थैले के भीतर बंद हो चुकी थी। जायन और बाकी साधक ये देखकर स्तब्ध रह गए। इतनी भयानक मकड़ी का इस तरह जीवित पकड़ा जाना ये कल्पना से परे था। लू तियानमेंग खुद भी सुखद आश्चर्य से भर गया। उसका सूर्य चंद्र थैला पहले ही कई शक्तिशाली दैत्य जीवों को समेट चुका था, लेकिन इसके बावजूद इतनी डरावनी मकड़ी को सहजता से बंद कर लेना यह उसके लिए भी अविश्वसनीय था। उसके मन में उत्साह उमड़ पड़ा। यदि मैं इसे वश में कर लूं तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसी विचार के साथ उसने हाथ हिलाया। वह हरा थैला सबकी निगाहों के सामने धीरे धीरे लौटने लगा। अन्य साधकों के चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिख रही थी। स्पिरिट बीस्ट पर्वत के साधक के लिए ऐसा जीवित दैत्य कितना कीमती होता है, वे भली भांति जानते थे। लेकिन तभी थैला अचानक हवा में रुक गया। लू तियानमेंग का दिल धक से रह गया। उसने और अधिक जादुई शक्ति झोंकी, लेकिन थैला बस हल्का सा कांपकर फिर स्थिर हो गया। सब समझ गए कुछ गड़बड़ है। अचानक थैले की सतह उभरने धंसने लगी, जैसे भीतर कोई जबरदस्त शक्ति मचल रही हो। कुछ ही क्षणों बाद ये हलचल रुक गई, पर फिर धमाका, थैला फटकर टुकड़ों में बिखर गया। वह श्वेत मकड़ी पूरी ताकत के साथ अपने मूल विशाल रूप में बाहर निकल आई। अब वह पूरी तरह उन्मत्त हो चुकी थी। उसका पारदर्शी श्वेत शरीर धीरे धीरे खून सा लाल होने लगा और उससे भयावह लाल किरणें फूटने लगीं। उसके नुकीले दांत आपस में रगड़ते हुए डरावनी चरमराहट पैदा कर रहे थे। लू तियानमेंग और अन्य साधक पीछे हट गए, दूरी बनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मकड़ी बिजली की तरह आगे बढ़ी। दो साधक जो सबसे दूर खड़े थे उस पर झपट पड़ी। फट फट सिर्फ दो सफ़ेद चमकें दिखीं और उनके रक्षात्मक कवच एक ही वार में टूट गए। दोनों शरीर बीच से कट गए। उनमें से एक था चंद्रवीर, जिसे लगता था कि दूरी उसे सुरक्षित रखेगी। उसी ने सबसे पहले प्राण गंवाए। बाकी साधकों का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया, लेकिन मकड़ी रुकी नहीं। वह लाल प्रकाश की लकीर बनकर कृपाण परिवर्तन मंच के एक साधक की ओर जा पहुंची। उसने घबराकर दो काले उड़ते चाकू फेंके। मकड़ी ने मुंह खोला, सफ़ेद द्रव निकला। चाकू तुरंत अपनी शक्ति खोकर जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल मकड़ी ने छलांग लगाई और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खून फव्वारे की तरह उछल पड़ा। अब जायन समेत सभी ने बिना हिचक तावीज़ और जादुई औजार बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन रक्त लाल मकड़ी हवा की तरह तेज थी। संकरी गुफा में कोई भी हमला उसे छू नहीं पा रहा था। कुछ ही क्षणों में और दो साधक उसके दांतों का शिकार बन गए। एक ने रंगीन दुपट्टे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी ने पल भर में उसे चीर डाला। उसके पैर और दांत, वे शीर्ष स्तरीय जादुई औजारों से भी अधिक कठोर थे। अब गुफा में केवल 3 लोग बचे थे, लू तियानमेंग, गुरु शांत देव और जायन।
तीनों के चेहरे डर और क्रोध से राख जैसे हो चुके थे। यदि यह खुला मैदान होता तो शायद स्थिति इतनी भयावह न होती, लेकिन यहाँ ये तंग गुफा मृत्यु का जाल बन चुकी थी। मकड़ी फिर झपटी, इस बार लू तियानमेन की ओर, लेकिन तभी एक काला, गोल, चपटा ढाल सामने आया। वह दरारों से भरा हुआ एक अद्भुत कछुए का कवच था। मकड़ी का वार बस एक हल्की सी खरोंच छोड़ सका। मकड़ी ने लक्ष्य बदला। लाल चमक के साथ वह सीधे जायन की ओर बढ़ी, लेकिन जायन का शरीर अचानक धुंधला हुआ और वह पल भर में गायब हो गया। अगले ही क्षण वह 20 मीटर दूर प्रकट हुआ। मकड़ी स्तब्ध रह गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर गुरु शांत देव ने एक पीला तांबे का कप निकाला। वह चमका, बड़ा हुआ और मकड़ी को फिर से बंद कर लिया। जायन ने अपनी ब्लैक ड्रैगन ग्रास्प को विशाल रूप में फैलाकर कप के ऊपर तैनात कर दिया। निश्चिंत रहो, गुरु शांत देव ने कहा। यह हेवन श्रोडिंग कप तांबे की आत्मा से बना है। ये दैत्य कभी बाहर नहीं निकलेगा। जायन शांत हो गया, लेकिन लू तियानमेन के मन में लालच जाग उठा। वह कप के पास गया, बुदबुदाया और बोला, नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। इसे पकड़े रखो, मैं इसे पूरी तरह मारने की तैयारी करता हूँ। उसके हाथ में नीले प्रकाश से चमकता एक खजाना तावीज प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों छोटी छड़ें हवा में गूंज उठीं। और तभी लू तियानमेन की आंखों में दुष्ट चमक उभरी। वह महान विस्थापन पदक अब मेरा है। लेकिन उसी पल पीछे जमीन फटी, लाल चमक लपकी और लू तियानमेन 2 टुकड़ों में गिर पड़ा। लाल मकड़ी फिर प्रकट हो चुकी थी। अंधकार ने एक और रहस्य खोल दिया था। हेवनली डाउटेल्स। लू तियानमेन की मृत्यु के साथ ही उन सैकड़ों छोटी छोटी छड़ों को संभालने वाली जादुई शक्ति तुरंत समाप्त हो गई। अगले ही क्षण वे सभी छड़ें नीले प्रकाश के असंख्य कणों में बिखर गईं और आपस में मिलकर एक खजाना तावीज का रूप लेती हुई धीरे से जमीन पर गिर पड़ीं। अब उस विशाल स्टेलेक्टाइट गुफा में केवल जायन, गुरु शांत देव और वह रक्त लाल दैत्य मकड़ी ही शेष रह गए थे। गुरु शांत देव ने बिना किसी भावभंगिमा के जायन की ओर देखा, लेकिन कोई हरकत नहीं की। जायन ने पहले रक्त लाल मकड़ी को देखा, फिर गुरु शांत देव की ओर नजर डाली। इसके बाद उसने चुपचाप हाथ उठाया और अपनी श्वेत शल्क ढाल निकाल ली। उसी क्षण उसके शरीर के पास 8 श्वेत प्रकाश रेखाएं प्रकट हुईं। वे उसकी यांत्रिक कठपुतलियां थीं। ये दृश्य देखकर गुरु शांत देव की आंखों में हल्की सी हलचल आई। उसने हाथ उठाकर पीले छोटे कप को वापस बुला लिया और सपाट स्वर में बोला, मैंने सच में नहीं सोचा था कि कनिष्ठ शिष्य जायन कठपुतली विद्या में भी इतना निपुण होगा। हालांकि यह विद्या अभी पूर्ण नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सी कठपुतलियों के सहारे तुम मेरे बराबर खड़े हो सकते हो? जायन का चेहरा शांत ही रहा। उसने ठंडे स्वर में केवल इतना पूछा, क्या तुमने जानबूझकर उस मकड़ी को आज़ाद किया था? हाँ, गुरु शांत देव ने बिना झिझक स्वीकार किया और हाथ पलटते ही एक लाल मलमल की चादर निकाल ली। जायन ने होठों पर जीभ फेरते हुए ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं ये दैत्य तुम्हें ही न मार दे? हाँ, गुरु शांत देव ने उपहास से कहा, मैं मर जाऊं केवल चौथे दर्जे की एक दैत्य मकड़ी से जिसमें बस थोड़ी कठोरता और कच्ची ताकत है। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। जाओ, उस क्रिस्टल मकड़ी के साथ खेलो। उम्मीद है तुम अपनी जान बचा पाओगे। ये कहते ही उसने अपने शरीर को उस लाल चादर से ढक लिया। वह वहीं खड़ा था, लेकिन उसके शरीर की सारी गंध और आभा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जायन को हल्का सा आश्चर्य हुआ। उसने उस मलमल की चादर को कई बार ध्यान से देखा। इसी बीच गुरु शांत देव हल्की मुस्कान के साथ गुफा के एक कोने में जा खड़ा हुआ, मानो इस संघर्ष से उसका कोई लेना देना ही न हो। जायन के मन में अनेक विचार कौंधे। वह उस चादर के संभावित उपयोगों को समझने की कोशिश करने लगा। अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने तेजी से मकड़ी की ओर देखा। रक्तलाल मकड़ी उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में ठंडी अमंगलकारी चमक थी और उसके नुकीले दांतों से डरावनी चरमराहट निकल रही थी। स्पष्ट था, अब जायन ही उसका शिकार था। क्षण भर सोचने के बाद जायन का शरीर चमका और वह गुरु शांत देव की ओर, उस कोने की दिशा में तेजी से बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, मकड़ी का रक्त लाल प्रकाश और तेज हो गया और वह बिजली की गति से जायन पर झपट पड़ी। पहले से तैयार जायन की कठपुतलियों ने मुंह खोला और बारी बारी से प्रकाश किरणें दागीं। किरणें मकड़ी के शरीर से टकराईं और वह कई बार पलटकर पीछे जा गिरी। इससे वह जायन का पीछा आगे नहीं कर सकी। जायन को इतनी तेजी से पास आते देख गुरु शांत देव का हृदय कांप उठा। वह जायन की उस भयानक गतिविधि से भीतर ही भीतर डरता था। वह उसे अपने पास आने कैसे देता? उसने तुरंत हाथ झटकते हुए हेवन श्रोडिंग कप जायन की ओर फेंका। उसी समय उसके शरीर से तेज प्रकाश फूटा और एक अग्नि लाल चमड़े का कवच उसके ऊपर प्रकट हो गया। मलमल की चादर अब अपनी उपयोगिता खो चुकी थी, इसलिए उसने उसे समेट लिया। जैसे ही वह विशाल का पावरण जायन की ओर बढ़ा, जायन ने हाथ हिलाया। उसके हाथ में एक छोटा दर्पण प्रकट हुआ और उससे नीली धुंध निकली। अगले ही पल वह विशाल कप अपने मूल आकार में सिमट गया और हवा में स्थिर हो गया।
नील स्थिरता दर्पण। गुरु शांत देव डर से चिल्ला उठा। यह उसके ही संप्रदाय का प्रसिद्ध शीर्ष स्तरीय जादुई औजार था, वह इसे कैसे न पहचानता। उसका मन घबरा गया। वह सोच रहा था कि हेवन श्रोडिंग कब कुछ समय दिला देगा, लेकिन जायन की गति पर तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अब वह केवल 30 मीटर दूर था। घबराकर गुरु शांत देव ने हिम आंधी तावीज फेंका। क्षण भर में बर्फीले भालों की घनी वर्षा शुरू हो गई। उसे लगा कि जायन अपनी श्वेत ढाल से बचाव करेगा और धीमा पड़ेगा और उसे अगला जादुई औजार निकालने का समय मिल जाएगा। लेकिन जायन की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने उल्टे अपनी ढाल को ही भंडारण थैली में डाल दिया और अचानक अपनी गति और बढ़ा दी। उसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ता बदलता हुआ, बिना एक भी चोट खाए, बर्फीले भालों के बीच से निकल गया। ये देखकर गुरु शांत देव का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। पल भर में जायन उसके सामने खड़ा था। अब कोई जादुई औजार निकालने का समय नहीं था। गुरु शांत देव ने पागलों की तरह अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति कवच में झोंक दी, इस आशा में कि यह शीर्ष स्तरीय रक्षा उसे बचा ले। लेकिन उसी क्षण जायन की आंखों में प्रबल हत्या इच्छा चमकी। उसने मुंह खोला और एक काली सुई बिजली की तरह निकली। भयानक सिसकारी के साथ वह कवच से टकराए। धड़ाम। नीली तलवार ऊर्जा की एक विशाल लकीर आकाश से प्रकट हुई। क्षण भर में जायन गुरु शांत देव के पीछे खड़ा था। गुरु शांत देव जड़वत खड़ा रहा। उसके पेट के पास कवच में मुट्ठी भर का छेद बन चुका था। कवच की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर गई और वह बेकार धातु में बदल गया। अगले ही पल उसका सिर जमीन पर गिर पड़ा। जायन ने उसके भंडारण थैले को उठाया और शांत भाव से पीछे हट गया। उसने थैला देखते हुए मन में एक अजीब अनुभूति महसूस की। वह एक अंतिम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक को मार चुका था। थोड़ी देर विश्राम के बाद उसने मृत साधकों की ओर देखा और पहली बार महसूस किया, साधकों का जीवन भी कितना नाजुक होता है। फिर वह सावधानी से उस परिवहन संरचना की ओर बढ़ा। उसकी दृष्टि इंद्रधनुषी कंकाल और उसके हाथ में पकड़े चमकते पदक पर टिक गई। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, महान विस्थापन पदक, हेवनली डाउटेल्स, ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट मेडलियन। ये नाम जायन ने पहले कभी नहीं सुना था। लुटियानमेंग और श्वान युए द्वारा बाकी सभी लोगों को समाप्त कर देने से यह स्पष्ट था कि यह वस्तु असाधारण रूप से मूल्यवान थी। फिर भी इंद्रधनुषी कंकाल के विचित्र स्वरूप को देखकर जायन ने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने का साहस नहीं किया। उसने अपनी सुनहरी धारदार तलवार निकाली और बहुत सावधानी से कंकाल को छुआ। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसका मन कुछ शांत हुआ और वह पास जाकर उस आदेश मुद्रा कमांड मेडलियन को ध्यान से देखने लगा। मेडलियन से हल्की नीली आभा निकल रही थी जो रत्नों की तरह टिमटिमा रही थी। उस पर साधारण सजावटी आकृतियां और एक प्राचीन लिपि का अक्षर खुदा हुआ था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह किसी प्राचीन युग की वस्तु थी। इसके अतिरिक्त उसमें न तो कोई विशेष शक्ति का उभार दिख रहा था और न ही अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा। कुछ देर सोचने के बाद जायन ने अपनी सुनहरी तलवार से हल्के से उसे उचका दिया, जिससे वह आसानी से कंकाल के हाथ से गिर गया। जब उसने उसे अपने हाथ में उठाया तो उसे एहसास हुआ कि यह धातु का नहीं था, बल्कि लकड़ी से परिष्कृत किया गया था, जो एक साथ लचीला भी था और कठोर भी। कुछ क्षणों तक उसे घुमाने फिराने के बाद जायन ने उसमें थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित करने की कोशिश की। लेकिन उसी क्षण उस मेडलियन से एक तीव्र खिंचाव उत्पन्न हुआ, जिसने उसके शरीर से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खींच ली। भयभीत होकर जायन ने तुरंत शक्ति का संपर्क तोड़ दिया, जिससे वह खिंचाव तुरंत समाप्त हो गया। इस अनुभव के बाद जायन ने दोबारा कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की और उस आदेश मुद्रा को सावधानीपूर्वक अपने संग्रह थैले में रख दिया। फिर उसने उस रहस्यमयी परिवहन संरचना ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर देखा और यह जानने को उत्सुक हो गया कि वह आखिर किस स्थान तक ले जाती है। स्वाभाविक रूप से जायन ने उसे आजमाने का विचार भी नहीं किया। इसके अलावा भले ही वह मूर्खता करना चाहता, तब भी वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उस परिवहन संरचना का एक कोना क्षतिग्रस्त हो चुका था। नुकसान भले ही छोटा था, पर इतना था कि संरचना पूरी तरह निष्क्रिय हो गई थी। तभी जायन ने एक जेड स्लिप निकाली और उस परिवहन संरचना की आकृति तथा अलंकरण को विस्तार से दर्ज करने लगा, ताकि भविष्य में किसी जानकार से पूछकर उसे पुनः सक्रिय किया जा सके। इस संभावना को लेकर वह भीतर ही भीतर अत्यंत उत्साहित था। इसके बाद उसने विशाल गुफा में चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी उसे एक खुरदरे पत्थर के स्तंभ के पीछे दो चमकदार अर्धपारदर्शी अंडे दिखाई दिए, जो लगभग मुट्ठी के आकार के थे। ये दृश्य देखकर जायन को सुखद आश्चर्य हुआ। बिना अनुमान लगाए ही वह समझ गया कि ये उस रक्त लाल मकड़ी दैत्य के अंडे थे। उस भयानक दैत्य की शक्ति को स्वयं झेलने के बाद जायन इस अवसर को छोड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत एक चमड़े की थैली खोजी, जो आध्यात्मिक पशुओं को रखने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी, और उन अंडों को बड़ी सावधानी से उसमें रखकर अपने पास सुरक्षित कर लिया। इसके बाद उसने फिर से खोज की, पर दुर्भाग्यवश और कुछ नहीं मिला। फिर भी वह संतुष्ट था, क्योंकि आज की प्राप्ति स्वयं में अत्यंत मूल्यवान थी।
उसने श्वेत मकड़ी के शव को बिना किसी दया के काट छांटकर उसके अंग अपने संग्रह थैले में भर लिए। इसके बाद श्वान युए, लू तियानमेंग और अन्य साधकों के शवों को अग्निगोले से भस्म कर वहीं दफना दिया। जब जायन ने इंद्रधनुषी कंकाल को देखा तो उसने उसे भी नष्ट करने के लिए कुछ अग्निगोले फेंके, पर आश्चर्यजनक रूप से कंकाल आग में गलकर 7-8 छोटे इंद्रधनुषी मोतियों में बदल गया। ये देखकर जायन स्तब्ध रह गया और उसने उन्हें जिज्ञासा से इकट्ठा कर लिया। स्थान छोड़ने से पहले, ताकि कोई और इस परिवहन संरचना तक न पहुंच सके, जायन ने गुफा के प्रवेश द्वार को अपनी नीली तलवार ऊर्जा से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और मार्ग बंद कर दिया। साथ ही उसने इस स्थान को मन में भली भांति अंकित कर लिया। इसके बाद वह स्टेलेक्टाइट गुफा में हवा की दिशा का अनुसरण करता हुआ एक अत्यंत छिपे हुए द्वार से बाहर निकलने में सफल हुआ और अंततः सतह पर लौट आया। आसपास दुष्ट पंथ के साधकों की आशंका के कारण उसने देर नहीं की और अपनी दिव्य पवन नौक से सीधे ताईयुए पर्वत श्रृंखला की ओर प्रस्थान किया। 7-8 दिनों बाद वो सुरक्षित रूप से येलो मेपल वैली लौट आया। जिस व्यक्ति के बारे में जायन सोच रहा था वह कोई और नहीं बल्कि किरण देव था, वही मित्र जिससे उसने कई वर्ष पहले एक समझौता किया था। किरण देव न केवल उसका घनिष्ठ मित्र था बल्कि एक अत्यंत दक्ष संरचना मंत्र फॉर्मेशन स्पेल विशेषज्ञ भी था, जिसे 5 तत्व उलट संरचना में असाधारण निपुणता प्राप्त थी। ऐसे में जायन को पूरा विश्वास था कि अन्य संरचनाओं का ज्ञान भी उसे गहराई से होगा। आखिरकार ये प्राचीन परिवहन संरचना भी तो एक प्रकार की संरचना विद्या ही थी, इसलिए यह पूरी संभावना थी कि किरण देव उसकी मरम्मत में सहायता कर सके। जैसे ही जायन ने ये सोचा, उसका हृदय भीतर से हलचल में आ गया। तिथियों के बारे में सोचने पर उसे याद आया कि जिस दिन दोनों ने दोबारा मिलने का निश्चय किया था वह अब अधिक दूर नहीं होना चाहिए था। किंतु समस्या ये थी कि उसे किसी भी क्षण युद्ध कार्य पर भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में वह तुरंत निकलकर किरण देव से मिलने नहीं जा सकता था। मजबूरन उसे यह यात्रा कुछ समय के लिए टालनी पड़ी। थोड़ी देर के चिंतन के बाद जायन के मन में हल्की सी निराशा भर आई। अब उसका मन संरचना मंत्रों की पुस्तकों में और खोजबीन करने का नहीं रहा और वह वापस अपनी अमर गुफा इमॉर्टल्स केव की ओर लौट गया। जब वह अपनी अमर गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि मकड़ी के अंडे पहले से कुछ बड़े हो चुके थे। ये स्पष्ट था कि आध्यात्मिक कुएं का जल उनके विकास और ऊष्मायन को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। ये देखकर जायन ने बिना देर किए एक साधारण आत्मा नियंत्रण संरचना बनाई। ये वह मूल विधि थी जिससे साधक नवजात दैत्य पशुओं को नियंत्रित करते थे। उसने अपनी कुछ बूंदे सार रक्त एसेंस ब्लड की उस संरचना में डाली और मकड़ी के अंडों को उसके भीतर रखा। संरचना सक्रिय हो गई और दोनों श्वेत अंडों ने उस रक्त को सोख लिया। इसके बाद जायन ने उन्हें फिर से आध्यात्मिक जल स्रोत में रख दिया। जैसे ही वह ये कार्य समाप्त कर रहा था, एक ध्वनि संदेश तावीज उसके पास पहुंचा जिसमें बिना विलंब के मुख्य सभागार में उपस्थित होने का आदेश था। जायन का हृदय कांप उठा। उसे समझ आ गया उसका युद्ध कार्य अंततः आ ही गया था। मुख्य युद्ध भूमि युए राज्य की 7 संप्रदायों और दुष्ट मार्ग के 6 संप्रदायों के बीच चल रहे मुख्य युद्ध क्षेत्र में, गोल्डन ड्रम मैदानों के पथरीले क्षेत्र में, जायन अपने ब्लैक ड्रैगन ग्रास्प से बनी 2 प्रकाश रेखाओं और कई सुनहरी तलवारों को नियंत्रित कर रहा था। वह चारों दिशाओं से घोस्ट स्पिरिट संप्रदाय के एक प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक पर उन्मादी ढेले की तरह टूट पड़ा था। उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर से काली ऊर्जा भयावह रूप से उमड़ रही थी और उसके चारों ओर कई मानव खोपड़ियां करुण चीखें भर रही थीं। फिर भी जायन के निरंतर और प्रचंड हमलों के बीच उसने एक क्षणिक कमजोरी देख ली और उसी पल उसे टुकड़ों में काट डाला। कुशलता से उसने उसके शरीर से संग्रह थैली छीन ली। अनंत वीराने में एक और साधक का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। जब तक वह अपनी लूट समेटता, आकाश अंधकार में हो चुका था। जायन जानता था कि इस समय तक दुष्ट मार्ग और 7 संप्रदायों के कोर फॉर्मेशन साधक युद्ध में उतर आते हैं। यदि लड़ाई उसके क्षेत्र तक फैल गई तो उसकी मृत्यु निश्चित और व्यर्थ होती। उसने पहले अपनी आंखों से देखी कोर फॉर्मेशन साधकों की लड़ाई को याद किया। आज भी उस स्मृति से उसका हृदय भय से भर उठता था। वह युद्ध जिसने आकाश और धरती को चीर दिया था और कई किलोमीटर तक तबाही फैला दी थी। इसी कारण अब जैसे ही अंधेरा होने लगता वह खाली हाथ लौटना भी स्वीकार कर लेता, पर वहां रुकता नहीं था। युद्ध का भयावह यथार्थ। 1 वर्ष पहले उसे और कुछ अन्य साधकों को इस क्षेत्र में आत्मा पत्थर के परिवहन की रक्षा का आदेश मिला था। उसके बाद उन्हें वहीं रोक लिया गया जहां वे 7 संप्रदायों के लिए उच्च स्तरीय बली सैनिक बन गए और लगातार बड़े युद्धों में झोंके जाते रहे। गोल्डन ड्रम मैदानों में हुए हालिया युद्ध में हजारों साधकों का एक दूसरे को मारना सामान्य बात थी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि दूसरे अभियान के बाद जब युद्ध बराबरी पर रुका तब दोनों पक्षों ने हर महीने एक बड़ा संघर्ष और प्रतिदिन छोटे मोटे युद्ध शुरू कर दिए। दिन में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों की झड़पें होती और रात ढलते ही कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ प्रकट होते, तब वास्तविक विनाश आरंभ होता। 1 वर्ष में दोनों पक्षों ने सैकड़ों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक खो दिए। यहां तक कि कोर फॉर्मेशन साधकों की हानि भी कम नहीं थी।
जिससे दोनों ओर के नेताओं का हृदय भारी हो उठा था। शिविर और बाजार। 2 घंटे दिव्य पवन नौक में यात्रा के बाद जायन अपने सहयोगी शिविर पहुंचा। विशाल सुरक्षा संरचना के भीतर लकड़ी और पत्थर से बने अस्थायी कक्ष बिखरे पड़े थे, जिन्हें साधकों ने पृथ्वी और लकड़ी तत्व की विधाओं से बनाया था। अपने छोटे से पत्थर के कक्ष में लौटकर जायन ने द्वार बंद किया और अस्थायी प्रतिबंध संरचना लगा दी। फिर उसने आज प्राप्त वस्तुएं निकालकर छांटना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वह शिविर के सबसे बड़े लकड़ी के भवन में पहुंचा, एक अस्थायी बाजार। यहीं उसकी मुलाकात हुई मोटे शरीर वाले चेन भैया से। जायन ने बिना भूमिका बांधे संग्रह थैली फेंकी और कहा, चेन भैया, ड्रैगन क्राई घास के लिए 500 आत्मा पत्थर पूरे हो गए हैं। चेन भैया हंसते हुए बोले, वाह जायन, इतनी जल्दी इकट्ठा कर लिए, कमाल है। उन्होंने जेड डिब्बा सौंप दिया। इसके बाद जायन ने औषधि सूत्रों के बारे में पूछा, पर दुर्भाग्य से कोई नया सूत्र नहीं मिला। फिर भी इस शिविर बाजार में उसे वे दुर्लभ वस्तुएं मिल गईं जो सामान्य नगरों में असंभव थीं। केवल 1000 आत्मा पत्थरों में उसने 2 बहुमूल्य औषधि सूत्र प्राप्त कर लिए। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अपनी जेब में मौजूद अधिकांश आत्मा पत्थर निकाल देने के बाद भी जायन ने नए प्राचीन औषधि सूत्रों के लिए आवश्यक अधिकतर सामग्री एकत्र कर ली थी। जहां तक बचे हुए कुछ दुर्लभ अवयवों का प्रश्न था, वहां जायन ने दांत भींचकर जोखिम उठाया और 200-400 वर्ष पुराने आध्यात्मिक औषधीय पौधों को बेच दिया। उसके पास एक और रास्ता भी था, कुछ और अभियानों में भाग लेना और दुष्ट मार्ग के साधकों को मार गिराना। इससे न केवल उसे पर्याप्त आत्मा पत्थरों का इनाम मिलता, बल्कि शत्रुओं की संग्रह थैलियों से प्राप्त वस्तुओं को बेचकर वह और भी अधिक संसाधन जुटा सकता था। अपने पास मौजूद असंख्य खजाना तावीज़ों और महाविकास साधना की शक्ति के आधार पर जायन को पूरा विश्वास था कि यदि उसका सामना किसी उत्तर स्तरीय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक से भी हो जाए तो वह सुरक्षित बच निकलने में सक्षम रहेगा। और यदि कोई प्रारंभिक या मध्य स्तर का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक उसके सामने आ जाए तो उनके पास प्रतिरोध की कोई शक्ति नहीं रहती। वे केवल जान बचाकर भागने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते थे। स्वाभाविक ही था कि प्रेट आत्मा संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदायों के महत्वपूर्ण साधक, उदाहरण स्वरूप उनके युवा स्वामी, इस प्रकार के खतरनाक अभियानों में स्वयं भाग नहीं लेते थे। इसी प्रकार पिछले 1 वर्ष में जायन ने 7 संप्रदायों के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। सभी जानते थे कि येलो मेपल वैली से एक अत्यंत खूंखार व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, जिसकी साधना भले ही केवल मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर की थी, पर जिसने 10 से अधिक दुष्ट मार्ग के साधकों का शिकार किया और फिर भी पुनर्तः सुरक्षित लौट आया। जायन ने आत्मा पत्थरों का उपयोग करके प्राचीन औषधि सूत्रों की शेष सभी सामग्री भी एकत्र कर ली। जब उसे पता चला कि अन्य संप्रदायों के शिविरों में भी ऐसे ही विनिमय स्थल मौजूद हैं, तो उसने गुरु चेन देव से औषधि सूत्रों पर नजर रखने को कहा। हालांकि अब उसे स्वयं भी अधिक आशा नहीं रह गई थी। जैसे ही जायन विदा लेने ही वाला था, अचानक एक सुगंधित हवा का झोंका उसकी नासिका से टकराया। क्षण भर के लिए चौंकते हुए उसने मुड़कर देखा, पीछे से एक शालीन, शीतल और सौम्य आभा वाली स्त्री साधिका उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कोमल किंतु आकर्षक चेहरे और संतुलित देह को स्पष्ट रूप से देखकर भी जायन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु उसके हृदय में एक हल्की सी बेचैनी अवश्य जाग उठी। वह कोई और नहीं बल्कि चैतरली चेन, वही कनिष्ठ शिष्या थी जिसके साथ उसका अतीत में अत्यंत निकट और असहज अनुभव जुड़ा हुआ था। जैसे ही उस रात की उकसाने वाली स्मृति उसके मन में उभरी, उसके हृदय में अजीब सा कंपन दौड़ गया। सोचने पर उसे याद आया कि निषिद्ध क्षेत्र से लौटने के बाद से उनकी कभी भेंट नहीं हुई थी। वह ये भी नहीं जानता था कि वह इस शिविर में कब आए। 5वें चाचा, ये वही वस्तुएं हैं जिनके बारे में आपने कहा था। चैतरली चेन ने जायन को उदासीन दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में क्षणभर को आश्चर्य झलका, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे गुरु चेन देव के पास जाकर संग्रह थैली उन्हें सौंप दी। हाँ, भतीजी चैतरली, तुम्हारा आना बिल्कुल समय पर हुआ। मैं तो इन्हीं वस्तुओं के बारे में सोच रहा था, गुरु चेन देव ने प्रसन्नता से कहा। 5वें चाचा, ये संबोधन सुनकर जायन कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया। उसे यह बिल्कुल अनुमान नहीं था कि पिछले आधे वर्ष से जिससे वह व्यापार कर रहा था, वह वास्तव में चैतरली चेन का वरिष्ठ संबंधी था। केवल मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर होने के बावजूद चेन कुल में उसका स्थान निश्चित ही साधारण नहीं था। प्रारंभिक दृष्टि के बाद चैतरली चेन ने जायन की ओर दोबारा देखना भी उचित नहीं समझा। ये ठंडा व्यवहार जायन को भीतर से अप्रसन्न कर गया। वरिष्ठ भ्राता चेन, अब मैं विदा लेता हूँ। भविष्य में अवश्य फिर भेंट होगी, जायन ने शिष्टता से कहा और बाजार से बाहर निकल गया। उसके जाते ही चैतरली चेन ने पहली बार उसकी पीठ की ओर देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। 5वें चाचा, क्या वह डरपोक व्यक्ति आपसे कुछ खरीदने आया था? डरपोक? गुरु चेन देव चौंक गए। हाँ, वही जो अभी यहाँ खड़ा था। तुम जायन की बात कर रही हो? गुरु चेन देव ने अविश्वास से पूछा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, चैतरली, तुम अभी अभी यहाँ आए हो, इसलिए बहुत कुछ नहीं जानती। चाहे तुम उसे जैसा भी समझो, लेकिन यहाँ उसका नाम छोटा नहीं है।
उसने लगातार 10 से अधिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों का संहार किया है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ और युद्धों के बाद मैं उसे कुल प्रमुख के सामने प्रस्तुत करने तक का विचार कर रहा हूँ। उसने 10 से अधिक। चैतरली चेन का चेहरा विस्मय से भर गया। वह अवाक होकर द्वार की ओर देखने लगी, पर तब तक जायन जा चुका था। गुरु के निवास पर बाजार से निकलकर जायन ने कुछ देर सोचा और फिर अपने गुरु आचार्य ली हुआयुवान के निवास की ओर बढ़ा, उन्हें प्रणाम करने के लिए। कोर फॉर्मेशन साधक का निवास साधारण नहीं होता। आचार्य ली हुआयुवान एक विशाल संरचना के मध्य स्थित शांत गृह में रहते थे, जहां उनकी पत्नी भी साथ रहती थी। जब जायन पहली बार उनसे मिला तो उसका मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर देखकर आचार्य अत्यंत चकित हुए। कुछ ही वर्षों में इतनी उन्नति ये सामान्य नहीं थी। हालांकि उन्होंने जांच की, प्रश्न पूछे, पर जायन ने अनभिज्ञता का नाटक किया। अंततः युद्धकाल की व्यस्तताओं के कारण आचार्य ने इस विषय को वहीं छोड़ दिया। जब जायन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका चौथा वरिष्ठ भ्राता सोमनाथ मेंग बाहर पहरा देते हुए खड़ा था। कनिष्ठ भ्राता जायन, गुरु से मिलने आए हो? सोमनाथ मुस्कुराया। हाँ, जायन ने उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद द्वार खुला और कई साधक बाहर आए। उनमें से एक स्त्री, चेहरे पर घूंघट, देह में अद्भुत सौंदर्य, अचानक रुक गई। उसकी दृष्टि जायन पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। क्या मैंने इस शिष्य को पहले कहीं देखा है? उसने धीमे स्वर में पूछा। जब देवी कव्यानयन का नाम जायन के कानों में पड़ा तो उसका हृदय जोर से धड़क उठा। अनेक भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ीं। वह चाहकर भी उस स्त्री की ओर देखे बिना न रह सका। काव्यानयन की आंखों में जो अजीब सी अभिव्यक्ति थी, वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी दृष्टि फिर से साफ, ठंडी और निर्भीक हो गई। ये वाक्य सुनकर जयान के हृदय में एक हल्का कड़वा, तीखा सा एहसास फैल गया। ओह, फिर तो यह वास्तव में संयोग ही है, आचार्य ली हुआयुवान ने हल्की हंसी के साथ कहा और एक बार फिर जयान का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। हालांकि जयान का चेहरा शांत और निर्लिप्त था, उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। बाकी साधकों ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रत्येक के चेहरे पर हल्का सा जानकार मुस्कान था, पर आकाश ही जानता था कि उनमें से कितने सच में विश्वास कर रहे थे। काव्यानयन भी जानती थी कि यह कथन अन्य साधकों का विश्वास प्राप्त करना असंभव था, फिर भी उसने कोई बचाव नहीं किया और शांति से दूर चली गई। बचे हुए सभी साधक जयान की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए आचार्य ली हुआयुवान और उनकी पत्नी को विदा कहा। सभी मेहमानों के जाने के बाद आचार्य ली हुआयुवान के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने भौहें चढ़ाईं और फिर जयान की ओर मूंद करके बिना किसी विशेष भाव के कहा, मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। जयान मन ही मन कुछ कड़वाहट महसूस करते हुए भी सहमति देने के अलावा कोई रास्ता नहीं देख सकता था। आचार्य की पत्नी, जो युवती थी, उन्होंने हल्के स्वर में जयान को कुछ शब्दों से आश्वस्त किया और फिर कमरे की ओर उनका मार्गदर्शन किया। जयान जैसे ही अतिथि कक्ष में पहुंचा, आचार्य ली हुआयुवान कुर्सी पर बैठे हुए गंभीर मुद्रा में विचारमग्न प्रतीत हो रहे थे। क्या तुम और काव्यानयन एक दूसरे को जानते हो? आचार्य ने बिना किसी इशारे या चक्कर लगाए सीधे प्रश्न पूछा। जयान थोड़ी देर चुप रहा और मन ही मन कई बार विकल्पों पर विचार किया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि काव्यानयन का अजीब व्यवहार उसके गुरु ने देखा होगा और अब कुछ बना बनाकर बचना असंभव था। इसलिए उसने सिर हिलाकर मान्यता व्यक्त की। ये शिष्य वास्तव में कभी काव्यानयन से नियति द्वारा भेंट हो चुका है। जयान की यह सहज स्वीकृति सुनकर आचार्य ली हुआयुवान थोड़े आश्चर्यचकित हुए और उनके चेहरे पर हल्की गर्माहट आई। उस समय युवती की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने उत्सुकतावश पूछा, तो फिर यह घटना वास्तव में क्या थी? उस समय तक काव्यानयन ने तो यह नकार दिया था कि उनका जयान से कोई परिचय है, पर अब जयान स्वयं कह रहा था कि वे परिचित हैं। जरूर इसमें कोई रोचक कथा छिपी हुई होगी। आचार्य ली हुआयुवान ने भी पत्नी की ओर देखते हुए सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे भी पूरी कहानी जानना चाहते थे। गुरुजी, कृपया मुझे क्षमा करें। यह विषय काव्यानयन से संबंधित कुछ व्यक्तिगत मामलों से जुड़ा है और मैंने उनसे पहले वादा किया था कि मैं इस विषय को किसी के सामने नहीं खोलूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, गुरुजी और गुरु की पत्नी। जयान ने चालाकी से यह बात कह दी, जो एक पूरी तरह से उचित बहाना था। ये सुनकर आचार्य और उनकी पत्नी अत्यंत चकित हुए। एक दूसरे की ओर देखते हुए आचार्य ने धीरे धीरे कहा, तुमने उनसे वादा किया है, इसलिए मैं तुम्हें उसे तोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। परंतु मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूं कि काव्यानयन के संपर्क में सीमित रहो। मास्क मून सेक्ट की मोहिनी तकनीकें अत्यंत प्रभावशाली हैं और मुझे चिंता है कि तुम उनके प्रभाव में अनजाने में आ जाओगे। परंतु तुम्हारे स्पष्ट और संयमित व्यवहार को देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली है। जयान ने मन ही मन राहत महसूस की और बार बार हाँ में सिर हिलाया। आचार्य ने जयान के सम्मानजनक व्यवहार और सज्जनता को देखकर शेष चिंता छोड़ दी और खुशी खुशी कुछ सुझाव दिए। जयान ने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने एक लंबी साधना यात्रा के अनुभव पर प्रश्न पूछे और संतोषजनक उत्तर पाकर उन्होंने जयान की सराहना की। तभी आचार्य ने कुछ बेहद आश्चर्यजनक कहा,
ज़यान, मुझे इस समय एक व्यक्तिगत कार्य है जिसे मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? व्यक्तिगत कार्य। ज़यान आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, यदि आपके मन में कुछ है तो कृपया बताएं। ये शिष्य पूरी निष्ठा से इसे पूरा करेगा। आचार्य ने ज़यान के तुरंत उत्तर से प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने खड़े होकर कुछ कदम आगे बढ़े और गहरी आवाज में कहा, असल में ये कार्य इतना खतरनाक नहीं है। मैं केवल चाहता हूं कि तुम अस्थायी रूप से एक परिवार के सदस्य की सुरक्षा के लिए गार्ड बनो। गार्ड? किसी की सुरक्षा? ज़यान थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर भी चुपचाप अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगा। हम पहले चाहते थे कि तुम्हारा चौथा वरिष्ठ भ्राता सोमनाथ मेंग जाए, लेकिन हाल ही में मुझे पता चला कि तुमने कई दुष्ट मार्ग के साधकों को मारा है, जो हमें और भी आश्चर्यचकित कर गया। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य में अधिक सक्षम हो। अन्य 6 संप्रदायों के लोग भी तुम्हारे बारे में अक्सर चर्चा करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि यह कार्य तुम करो। आचार्य ने हल्की हंसी के साथ कहा। उनका मूड इस समय बहुत अच्छा था। साथ ही आचार्य की पत्नी मुस्कुराए और बोली, सोमनाथ हमेशा ग्रीन रिप्पल केव में रहा है और उसका बाहरी अनुभव सीमित है। उसे सांसारिक अनुभव बहुत कम है। यही एक कारण है कि यह कार्य केवल तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। तुम्हें एक साधारण मृत व्यक्ति की सुरक्षा करनी है। ज़यान ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया। हालांकि उसके हृदय में यह हल्की उदासी भी थी कि उसे एक साधारण व्यक्ति की रक्षा करनी है। क्यों न किसी ची कंडेंसेशन स्तर के साधक को भेज दिया जाता, लेकिन उसे एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक को क्यों भेजा गया? शायद आचार्य ने उसकी चिंता भांप ली थी, क्योंकि उन्होंने व्याख्या भी की, जिस व्यक्ति की तुम्हें सुरक्षा करनी है वह मेरे वरिष्ठ भ्राता के वंशज हैं, जिन्होंने एक समय मेरी जान बचाई थी। उनका पुत्र केवल सामान्य व्यक्ति था, जिसमें कोई आध्यात्मिक क्षमता नहीं थी। इसलिए मैंने वादा किया था कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं उनके वंशजों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करूंगा। पिछले 100 वर्षों से मैंने गुप्त रूप से इस परिवार की मदद की है। आचार्य ने फिर गंभीरता से कहा, हाल ही में मुझे सूचना मिली है कि शैटमार्ग महारक्ष कुछ निम्न स्तर के साधकों को हमारे राज्य की सांसारिक दुनिया में भेज सकते हैं और वहां रह रहे हमारे समर्थित लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें प्रतिनिधि के रूप में भेजना आवश्यक है। यदि शत्रु न आए तो और भी अच्छा। ज़यान ने आदरपूर्वक सिर हिलाकर स्वीकृति दी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुल प्रमुख को पत्र लिख दूंगा और तुम्हारी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। इस दौरान तुम्हारा कार्य मिशन के रूप में माना जाएगा। ये रही यह जेड स्लिप, इसमें पूरे कुल की जानकारी है। इसे अपने साथ ले जाओ और कल सुबह प्रस्थान करो। देरी न करो। आचार्य ने कुछ विचार करने के बाद आदेश दिया। जैसा आदेश। ज़यान ने सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अगला भाग, यात्रा और मिलन, गोल्डन हॉर्स सिटी और क्यूई यूनिक्सियाओ से मिलने का दृश्य। ज़यान डिवाइन विंड बोट पर बैठा, जमीन से कई फीट ऊपर उड़ता हुआ पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। उसका गंतव्य केवल राज्य युएजिंग का मुख्य नगर नहीं था, बल्कि वह सीधे राज्य युआनवू की ओर जा रहा था। इस अस्थायी मिशन की थोड़ी स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए ज़यान जल्दी से क्यूई यूनिक्सियाओ से मिलने के लिए प्रस्थान कर रहा था, ताकि वह क्षतिग्रस्त प्राचीन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को मरम्मत के लिए जांच सके। 7 संप्रदायों को यदि किसी युद्ध में बड़ी हार का सामना करना पड़ा तो यह अंतिम बचाव का मार्ग था। अन्यथा यदि शैटमार्ग महारक्ष के साधक अचानक सक्रिय हो जाएं, तो उसे केवल बचकर ही निकलने का प्रयास करना होगा, और साधना करने का समय कहाँ बचता। ज़यान ने अनुमान लगाया कि यदि इस यात्रा में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई तो 20 दिन पर्याप्त होंगे। क्यूई यूनिक्सियाओ से मिलने का स्थल एक छोटे शहर में स्थित क्लियर स्प्रिंग टी हाउस था। 7 दिन लगातार उड़ने के बाद ज़यान गोल्डन हॉर्स सिटी में पहुंचा। शहर के बाहर उसने अपनी उड़ान और जादुई औजारों को कुछ किलोमीटर दूर सुरक्षित रखा और धीरे धीरे शहर के द्वार की ओर बढ़ा। गोल्डन हॉर्स सिटी छोटा था, लेकिन बाहर के बाजार में भीड़ और हलचल थी। ज़यान की साधारण और गंदी पगड़ी उसे सामान्य भीड़ में घुला देती थी और कोई विशेष ध्यान नहीं देता। एक छोटे बच्चे से पूछने पर उसे क्लियर स्प्रिंग टी हाउस का स्थान आसानी से पता चल गया। एक मंजिला इमारत थी जिसमें 3 कमरे थे। ज़यान ने जैसे ही भीतर प्रवेश करने का मन बनाया, उसे पहले ही चाय की सुगंध महसूस हुई। ज़यान थोड़े आश्चर्यचकित हुए। हालांकि उन्हें चाय की गहराई या बारीकियों की पूरी समझ नहीं थी, फिर भी चाय की सुगंध में एक हल्का सा स्पिरिचुअल ची महसूस हुआ। उसका हृदय हल्का सा रोमांचित हुआ और उसने बिना किसी हिचक के चाय घर के अंदर कदम बढ़ा दिए। 3 कमरे एक दूसरे के बगल में क्रमबद्ध थे, एक बड़ा और 2 छोटे। उस समय ये कमरे 3-4 लोगों के समूह से भरे हुए थे। चाय घर में कोई खाली सीट नहीं थी, इसलिए 7-8 लोग अलग अलग पोशाकों में शांति से किनारे पर इंतजार कर रहे थे। हालांकि चाय घर में कई मेहमान थे, फिर भी वहां कोई हलचल या शोर नहीं था। अधिकांश लोग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके सामने रखी सुगंधित चाय का आनंद ले रहे थे। केवल कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। सबसे बड़े कमरे की दीवार पर, जो बीच में स्थित था, एक कई मीटर लंबा पीला कागज का बैनर टंगा था।
उस पर बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा था, प्रत्येक मेहमान के लिए प्रतिदिन केवल एक पॉट की अनुमति है। जयान ने ये देखकर मुस्कुराया। ये पहली बार था कि उन्होंने देखा कि कोई भोजन या पेय बेचने वाला अपने ग्राहकों के लिए मात्रा सीमित कर रहा हो। हालांकि उन्होंने केवल हल्की हंसी दी और इस पर अधिक विचार नहीं किया। उसने अपनी दृष्टि कमरे में घुमाई और तुरंत एक व्यक्ति को देखा जो चाय घर के एक कोने में आ जा रहा था। ये स्पष्ट रूप से चाय घर का मालिक होना चाहिए। वह व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का लग रहा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और नुकीली आंखों वाला था, जिससे उसका चेहरा काफी चालाक और सतर्क दिखाई दे रहा था। वह इस समय सामने काउंटर पर खड़ा था और सिर झुकाकर अबाकस का उपयोग कर रहा था। समय समय पर वह अपनी लेजर किताब की ओर देखता। जयान ने कुछ कदम बढ़ाकर काउंटर के सामने खड़ा हो गए, शांत और स्थिर मुद्रा में। ये देखकर मालिक थोड़े आश्चर्यचकित हुए। जैसे ही उन्होंने जयान को ठीक से देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने जल्दी से अबाकस और किताब किनारे रख दी और काउंटर से निकले। हल्की श्रद्धा के साथ उन्होंने सम्मानपूर्वक पूछा, क्या इस कनिष्ठ जूनियर से सीनियर के लिए कोई सेवा संभव है? यह कोई प्रयास छोड़ने वाला नहीं होगा। मालिक केवल चाय घर का मालिक नहीं बल्कि एक साधक भी था, लेकिन उसकी साधना बहुत ही नीच स्तर की थी। वह केवल ची कंडेंसेशन की चौथी परत तक पहुंचा था। अब जब वह अत्यंत गहरी साधना वाले वरिष्ठ के सामने था, उसका हृदय स्वाभाविक रूप से बेचैन था। जयान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने हल्के से अपनी आस्तीन की जेब को काउंटर के पास रगड़ा और एक चमकता हुआ अजूर जेड पेंडेंट काउंटर पर छोड़ दिया। मालिक ने उसे देखते ही अचंभित होकर घूरा। थोड़ी देर बाद उसने खुश होकर कहा, तो ये सीनियर जयान थे। ये कनिष्ठ असभ्य था। यंग मास्टर क्यूई पहले ही बता चुके थे कि सीनियर जल्द ही आएंगे। इस कनिष्ठ ने काफी समय से आपकी प्रतीक्षा की है। जयान ने अपने जेड पेंडेंट को वापस लिया और शांति से कहा, मैं अब आपके कुल के यंग मास्टर से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाए। सीनियर के आदेशानुसार मालिक ने पहले 2 कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें कुछ शब्द कहे, फिर जयान को पीछे से शहर के पश्चिम की ओर ले गया। गोल्ड हाउस टाउन के पश्चिम में पीले हरे रंग की छोटी छोटी पहाड़ियों का बड़ा विस्तार था। मालिक ने जयान को पहाड़ियों के बीच से परिचित मार्ग से ले जाते हुए कई मोड़ लिया। अंततः वे एक गहरी घाटी में पहुंचे जो लगभग 15 एकड़ में फैली थी। घाटी के बीच में 7-8 सफ़ेद पत्थर के कमरे थे। कमरे के पूर्व और पश्चिम में हल्के नीले रंग की बांस की कतारें बिखरी हुई थीं। मालिक ने जयान को यहाँ लाकर झुककर कहा, सीनियर, यंग मास्टर कमरे में हैं। हालांकि कमरे कुछ फॉर्मेशन स्पेल से घिरे हैं। सामान्यतः मैं बाहरी व्यक्ति को लाने से पहले यंग मास्टर को सूचित करता हूँ, लेकिन चूंकि यंग मास्टर पहले ही सीनियर जयान के बारे में बता चुके हैं, यदि आप मेरे पीछे सावधानी से चलें तो आप भीतर जा सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्मेशन को सक्रिय कर देंगे। जयान ने घाटी और अव्यवस्थित नीले बांस की ओर देखा और सामान्य मुद्रा में कहा, समझ गया, आगे बढ़ने में कोई हिचक मत करो। मालिक ने गहरी सांस ली और सावधानीपूर्वक जयान को कमरे तक पहुंचाया। उनका मार्ग असामान्य था। कभी वह 3 कदम आगे बढ़ता, फिर 2 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे और फिर 6 कदम मुड़कर चलता। ये पूरी तरह अराजक प्रतीत होता था। इस प्रकार वे धीरे धीरे घाटी के केंद्र में स्थित कमरे तक पहुंचे। यंग मास्टर, सीनियर जयान आ चुके हैं। कृपया स्वयं बाहर आएं और देखें। करीब 30 मीटर दूर पहुंचते ही मालिक ने गहरी सांस ली और बड़े स्वर में कहा, सीनियर जयान आ गए। यह अद्भुत है, पर कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत बाहर आता हूँ। कमरे के अंदर से क्यूई यूनक्सियाओ की आश्चर्यचकित आवाज़ आई। फिर कुछ समय बाद एक गुम हुई धमक की आवाज़ और कड़वी गाली सुनाई दी। हाय, फिर असफल। पत्थर का द्वार खुला और क्यूई यूनक्सियाओ निराशा भरी मुद्रा में बाहर आया। उसके शरीर से आग की सुगंध आ रही थी। हालांकि जैसे ही उसने जयान को देखा, उसका चेहरा अचानक चमक उठा और उत्साहित होकर आगे बढ़ते हुए कहा, वास्तव में सीनियर, यह अद्भुत है। कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। यहाँ कुछ उच्च गुणवत्ता वाली चाय है, चलिए कुछ प्याले लेते हैं। क्यूई यूनक्सियाओ ने जयान को कमरे में आमंत्रित किया। उसके गतिविधान में अब वर्षों के अनुभव की परिपक्वता स्पष्ट थी। फिर मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। जयान जानता था कि उसे अभी भी सहायता की आवश्यकता थी और बहुत विनम्रता से अभिवादन किया। उसके बाद वह कमरे में प्रवेश कर लगभग 3 मीटर लंबी मेज के पास बैठ गया। सीनियर, वह क्यूई यूनक्सियाओ ने मालिक को चाय बनाने का आदेश देते हुए अपने हाथ को मोड़कर हिचकिचाया, शायद जयान से कुछ पूछना चाहता था। जयान ने शांत मुस्कान के साथ किताब यूनशाओ एक्सपीरियंस मेज पर रख दी। किताब की चमकती चांदी अभी भी बनी हुई थी, दर्शाती थी कि मोहर अभी भी सुरक्षित है। क्यूई यूनक्सियाओ ने किताब देखकर अपनी आत्मा में हलचल महसूस की, लेकिन जब उसने इसे लेने का सोचा तो अचानक कुछ याद आया और कहा, सीनियर, कृपया प्रतीक्षा करें। वह जल्द बाहर गया। जयान हल्की मुस्कान के साथ बैठा, जैसे उसने उसकी मंशा समझ ली हो। कुछ समय बाद क्यूई यूनक्सियाओ छोटे लकड़ी के बक्से के साथ वापस आया, लगभग 1 फुट लंबा।
सीनियर, यह इम्प्रूव्ड 5 एलिमेंट्स रिवर्सल फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट जादुई उपकरण है। हालांकि इसकी शक्ति पूर्व निर्धारित फॉर्मेशन जितनी नहीं है, पर यह सुधारित फॉर्मेशन पहले वाले उपकरण से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। क्यूई यूनक्सियाओ ने थोड़ा खेद जताया। 3 गुना। जयान की दृष्टि बदल गई और उसका हृदय अत्यंत विस्मित हुआ। 5 तत्वों की उल्टी फॉर्मेशन का 10वां भाग पहले ही पर्याप्त था। अब यदि इसे 3 गुना बढ़ाया गया तो ये को-फॉर्मेशन साधकों को भी रोक सकता था। जयान ने लकड़ी के बक्से को खोला। उसने देखा कि इसमें अधिक संख्या में फॉर्मेशन फ्लैग्स और प्लेट्स थे जिनसे अप्रेसिव स्पिरिचुअल ची निकल रही थी। अंतर स्पष्ट था, सजावट और लिखित मोहर अधिक जटिल थे। शक्ति पिछली तुलना में अधिक थी। जयान ने संतुष्ट होकर उपकरण रख दिए और क्यूई यूनक्सियाओ की ओर देखा। इस समय क्यूई यूनक्सियाओ हल्के मुस्कान के साथ यूनशाओ एक्सपीरियंस को छू रहा था, जैसे उसने मोहर की स्थिति की पुष्टि कर ली हो। मैं इन सुधारित उपकरणों से अत्यंत संतुष्ट हूँ। वास्तव में मैंने आपको कष्ट दिया, सहमार्गी, जयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सीनियर, यह अत्यधिक प्रशंसा है। इस कनिष्ठ का कर्तव्य था कि सीनियर ने इसे सुरक्षित लौटाया। मैं आपको धन्यवाद दूं। क्यूई यूनक्सियाओ ने सिर हिलाते हुए विनम्रता से उत्तर दिया। थोड़े समय के बाद मालिक ने 2 प्याले सुंदर हरे रंग की चाय परोसी। चाय की सुगंध स्पष्ट रूप से क्लियर स्प्रिंग टी हाउस की चाय से कहीं अधिक थी। उच्च गुणवत्ता वाली पत्तियां हल्का स्पिरिचुअल ची छोड़ रही थीं। क्यूई यूनक्सियाओ के उत्साहित निमंत्रण पर जयान ने 2 घूंट लिए। उन्हें तुरंत ताजगी और मानसिक स्पष्टता महसूस हुई। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छी चाय। मुझे नहीं पता था कि चाय में स्पिरिचुअल ची मिल सकती है। यह अद्भुत है। मुझे लगता है कि यह स्वयं सहमार्गी द्वारा तैयार की गई है। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। क्यूई यूनक्सियाओ ने शर्माते हुए कहा। सीनियर, यह मेरी कृपा नहीं बल्कि मेरे मित्र की देन है। ये चाय पत्तियां उन्होंने लगभग 10 वर्षों की शोध से बनाई हैं। निकट मित्र, क्या ये वही व्यक्ति है जिसे सहमार्गी जयान ने उस स्पिरिट अप की मदद से बचाना चाहा था? जयान ने जैसे कैजुअली पूछा, पर उनके भीतर मनोबल और खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने लंबे समय से इस बात को लेकर चिंता की थी कि शायद क्यूई यूनक्सियाओ के सामने वे उस फॉर्मेशन मास्टर का विषय नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस सुनहरे अवसर को गंवाना उनका कतई मकसद नहीं था। क्यूई यूनक्सियाओ इस प्रश्न को सुनकर कुछ स्तब्ध हो गया और हल्की हिचकिचाहट हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने ठान लिया और सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। सीनियर, आप गलत नहीं हैं। ये स्पिरिट चाय मेरे निकट मित्र ने बनाई थी, और जो पिछली घटना हुई थी उसमें मेरे मित्र की जान बचाने में सीनियर के 1000 वर्षीय स्पिरिट अप की दवा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन उनकी चोट बहुत धीरे धीरे ठीक हो रही है। इसलिए मैं इस कनिष्ठ शर्म के बावजूद सीनियर से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई और 1000 वर्षीय स्पिरिट अप है? यदि वह 1000 वर्षीय न भी हो तो 7 या 800 साल पुराना भी चलेगा, जिससे मेरे मित्र की पूर्ण चिकित्सा संभव हो सके। इस कनिष्ठ की तरफ से इसके बदले में अपने सभी फॉर्मेशन स्थापित करने वाले जादुई उपकरण देने को तैयार हूं। क्यूई यूनक्सियाओ के इस कथन के बाद उसका चेहरा उत्सुकता और उम्मीद से भर गया और वह ध्यानपूर्वक जयान को घूर रहा था। जयान ने उसकी बातें सुनी तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन जल्द ही मन शांत हो गया। क्योंकि सामने वाला अभी भी उनसे कुछ चाहता था, ये साफ था कि फॉर्मेशन की मरम्मत का उनका अनुरोध आसानी से पूरा हो जाएगा। हालांकि उनके चेहरे पर थोड़ी झिझक स्पष्ट थी, ऐसा लगे कि क्यूई यूनक्सियाओ जयान पर कोई एहसान मान बैठेगा। कुछ क्षण सोचने के बाद जयान ने धीरे धीरे कहा, मेरे पास वास्तव में ऐसा स्पिरिट अर्ब है, लेकिन मैं इसे एक औषधि बनाने के लिए रखना चाहता था। ये वास्तव में। हालांकि उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया, पर चेहरे की झिझक क्यूई यूनक्सियाओ को पूरी स्थिति समझाने के लिए पर्याप्त थी। क्यूई यूनक्सियाओ को स्पष्ट रूप से पता था कि शीर्ष स्तर की औषधि बनाना साधक के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही उसने सुना कि जयान के पास ये जड़ी बूटी है, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। पर जब अगली बात सुनी तो उसकी आंखों में भय झलकने लगा। बिना इंतजार किए उसने आधी विनती की आवाज में कहा, कनिष्ठ जानता है कि सीनियर जयान से स्पिरिट अर्ब लेना थोड़ा जबरदस्ती जैसा है, परंतु मैं अपने प्रिय मित्र को रोज रोज कष्ट में देखकर अत्यंत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। यदि सीनियर इसे देने को तैयार हैं तो मैं आपको अपनी सभी फॉर्मेशन स्थापित करने वाले जादुई उपकरणों में से चुनने दूंगा। यदि सीनियर सभी उपकरण लेना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जयान ने उसकी बात सुनी तो उसका हृदय गहराई से प्रभावित हुआ। हालांकि क्यूई यूनक्सियाओ के उपकरण 5 एलिमेंट्स रिवर्सल फॉर्मेशन जितने असाधारण नहीं थे, फिर भी ये दुर्लभ गुणवत्ता वाले उपकरण थे। यदि उनके पास कई सेट होते तो उनकी सुरक्षा क्षमता काफ़ी बढ़ सकती थी। सबसे बढ़कर, यदि इनमें अत्यंत शक्तिशाली आक्रामक फॉर्मेशन थे तो शक्तिशाली दुश्मनों को इसमें फंसाना एक निर्णायक हमला बन सकता था। परंतु इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत। यदि वह कुछ फॉर्मेशन उपकरण ले लेते तो ये कार्य अधूरा रह जाता, और यदि ज़्यादा मांगते तो सामने वाले को ये लगे कि उनकी लालसा अतुलनीय है।
जयान इस समय नहीं चाहते थे कि ये दोनों उनके प्रति शत्रुता रखें। सोचने के बाद जयान निर्णय लेने वाले थे कि वह विनिमय को अस्वीकार कर फॉर्मेशन की मरम्मत का मुद्दा उठाएं। परंतु तभी अचानक बाहर से एक युवा महिला की घबराई हुई आवाज आए। यंग मास्टर क्यूई, बुरी खबर, मेरे कुल की यंग मैडम संकट में हैं, कृपया उन्हें बचाएं। जैसे ही आवाज कमरे में पहुंची, क्यूई यूनक्सियाओ का चेहरा बदल गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और बिना किसी शब्द के कमरे से बाहर भागा। पास खड़े दुकानदार भी घबराहट और पीले चेहरे के साथ भाग पड़े। जयान ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन चेहरे का भाव नहीं बदला। वह धीरे धीरे हाथ पीछे रखकर बाहर निकल गए। कमरे के बाहर क्यूई यूनक्सियाओ और दुकानदार ध्यानपूर्वक और घबराई हुई मुद्रा में उस लड़की की बातें सुन रहे थे, जो लगभग 18 या 19 साल की लग रही थी। ये लड़की सुंदर और गोरी थी। जब वह कुछ बता रही थी तो उसकी मुद्रा अत्यंत चिंतित थी। उसने डर के मारे जैसे ही जयान को देखा, अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी। जयान ने हल्की मुस्कान दी, पर उसे कोई मतलब नहीं था और वहीं रुक गए। लेकिन जैसे ही क्यूई यूनक्सियाओ ने जयान की ओर देखा, ऐसा लगा जैसे उसने जीवनदायिनी दवा पकड़ ली हो। वह उत्साहित होकर जयान के पास दौड़ा और कहा, सीनियर, मेरे निकट मित्र को दुष्ट साधकों द्वारा रोका गया है। अब केवल सीनियर ही उसे बचा सकते हैं। यदि सीनियर कृपा करें तो इस कनिष्ठ की ओर से भारी पुरस्कार दिया जाएगा। जयान ने भौहें चढ़ाईं और गंभीर स्वर में पूछा, कृपया बताएं, ये युवा महिला आपकी प्रिय मित्र क्या फॉर्मेशन स्पेल मास्टर है? बिल्कुल सीनियर, जिस 5 एलिमेंट्स रिवर्सल फॉर्मेशन का उपयोग आपने पहले किया था, वह मेरे और उस युवती ने मिलकर तैयार किया था, क्यूई यूनक्सियाओ ने जल्दी में उत्तर दिया। युवती ने देखा कि वह जयान की गहरी साधना को देख नहीं सकती, भले ही उसकी अपनी साधना ची कंडेंसेशन की 5वीं परत तक पहुंची हो। वह आश्चर्यचकित रह गई और डर के साथ जयान को देखने लगी। जयान ने गंभीर स्वर में कहा, कृपया इस युवा महिला फिर से पूरी बात बताएं, मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूं। युवती ने घबराहट में कहानी दोहराई। दरअसल उसकी यंग मैडम को उच्च गुणवत्ता वाली चाय बनाने के लिए पत्तियां पूरी हो गई थीं। उसने पास के जेड क्लाउड माउंटेन पर पत्तियां इकट्ठा करने गई, परंतु वहां ची कंडेंसेशन साधकों का एक समूह मिला। जैसे ही मास्टर और नौकर ने इतने साधकों को देखा, उन्हें शक हुआ और वे तुरंत पहाड़ छोड़ना चाहते थे। लेकिन उस समूह में एक व्यक्ति ने युवती को पहचाना कि वह एक फॉर्मेशन मास्टर है। उसने तुरंत अपने साथी को सूचित किया। इस समूह का इरादा उसे पकड़कर फॉर्मेशन की जानकारी जबरदस्ती प्राप्त करना था। यंग मैडम तेज तर्रार थी। उसने अपने नौकर को पहाड़ से भागने को कहा। खुद बीच रास्ते पर वह पाई की पीछा करने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई विकल्प न होने पर उसने अपने पास मौजूद फॉर्मेशन फ्लैग से एक साधारण फॉर्मेशन सेट किया और खुद की रक्षा की। फिर उसने अपने नौकर को क्यूई यूनक्सियाओ के पास मदद मांगने भेजा। जयान ने सुना और सोच में पड़ गए। युवती के अनुसार दुश्मन केवल 7 या 8 ची कंडेंसेशन साधक थे। जयान ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें मदद करनी ही होगी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हम इस युवा महिला का नेतृत्व करेंगे। क्यूई यूनक्सियाओ की कृतज्ञ दृष्टि के नीचे जयान ने आस्तीन से एक छोटा सफ़ेद नाव निकाल दी, जो सभी की आंखों के सामने बढ़ गई। सब लोग नाव पर चढ़ें, हमें किसी को संकट से बचाना है। यह उपकरण छोटा है लेकिन बहुत तेज उड़ता है और 4-5 लोग सुरक्षित सवार हो सकते हैं। क्यूई यूनक्सियाओ और युवती ने तुरंत समझ लिया और नाव में सवार हो गए। जब दुकानदार भी चढ़ना चाहता था तो क्यूई यूनक्सियाओ ने रोका। लिन अंकल, आपकी साधना बहुत कमज़ोर है। यदि आप गए तो खतरे होंगे। कृपया यहीं रहें, हम तुरंत लौटकर उन्हें बचाएंगे। दुकानदार थोड़ा अनिच्छुक हुए, पर समझ गए कि यह उनके भले के लिए है। इस प्रकार जयान और अन्य सफ़ेद नाव में उड़कर क्षितिज के पार गायब हो गए। जयान ने डिवाइन विंड बोट को पूरी गति से दक्षिण की ओर उड़ाया। उसकी तेज़ रफ्तार से यात्रियों की आंखें चौड़ी रह गईं। कुछ समय बाद वे एक जंगल में फंसे हुए फॉर्मेशन के ऊपर पहुंचे। 7-8 लोग जादुई उपकरणों से फॉर्मेशन पर आक्रमण कर रहे थे। हल्की नीली रोशनी लगभग नष्ट हो चुकी थी। क्यूई यूनक्सियाओ ने इसे देखकर लाल आंखों से देखा और कूदना चाहा, पर जयान ने उसे रोका और शांत स्वर में कहा, जल्दी मत करो, उनके उपकरण अच्छे लग रहे हैं, संभवतः किसी साधक कुल के हैं। उन्होंने ये जान लिया कि यह युवती फॉर्मेशन मास्टर है। यदि आप उन्हें रोक भी दें तो भविष्य में वे फिर से उलझेंगे। बेहतर होगा मैं उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दूं। क्यूई यूनक्सियाओ ने भविष्य में दुश्मनों के पुनः उलझने की बात सुनकर सिर हिलाया। जयान ने नीचे साधकों को देखा और उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने अचानक दोनों हाथ उठाए, 2 काले प्रकाश और 6 पीले प्रकाश की किरणें निकलीं। पल भर में ये साधकों के सामने पहुंची और उन्हें आसानी से घेरे में ले लिया। सभी डर के मारे एक एक कर गिर गए और जयान ने तुरंत मार डाला। क्यूई यूनक्सियाओ और नौकरानी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक इतनी आसानी से इतने लोगों को खत्म कर सकता है।
इनमें से सबसे उच्च स्तर का साधक 12वीं परत में था, जबकि क्यूई यूनिक्सियाओ केवल 9वीं परत पर था। जयान ने इन दोनों की स्तुत्य दृष्टियों पर ध्यान नहीं दिया और उड़ने वाले जादुई उपकरण को उतारा। जैसे ही डिवाइन विंड बोर्ड जमीन को छूने लगी, क्यूई यूनिक्सियाओ तुरंत कूदकर जंगल में दौड़ पड़ा और घबराकर चिल्लाया, काव्यानयन, क्या आप ठीक हैं? दुश्मन मारे जा चुके हैं, अब आप बाहर आ सकती हैं। जैसे ही जयान ने देखा कि क्यूई यूनिक्सियाओ जंगल में छलांग लगा रहा है, उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान फैल गई। यद्यपि जयान पुरुष और स्त्री के संबंधों में अत्यधिक अनुभवी नहीं थे, परंतु ये देखना कि क्यूई यूनिक्सियाओ अपना आत्मनियंत्रण खो चुका है, ये स्पष्ट कर गया कि वह उस महिला को कितना महत्व देता था जो फॉर्मेशन स्पेल्स में निपुण थी। ये निश्चित रूप से केवल मित्रता नहीं थी, यह एक गहरी स्नेहपूर्ण पुरुष स्त्री संबंध प्रतीत हो रहा था। अन्यथा वह इतनी घबराहट में क्यों होता? उसकी नौकरानी भी उसके पीछे पीछे अत्यंत चिंतित और बेचैन होकर चली आई। जयान ने धैर्यपूर्वक जंगल के बाहर प्रतीक्षा की। थोड़े समय बाद क्यूई यूनिक्सियाओ और वह सुंदर नौकरानी खुशी खुशी जंगल से बाहर आए। उनके साथ एक नीले वस्त्र में सजी हुई महिला भी थी। जयान ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे और सावधानीपूर्वक उस नीले वस्त्र वाली महिला को देखा। वह मध्यम कद की थी, उसका नाक नाजुक और छोटा था और उसकी आंखें स्पष्ट और चमकदार थीं, मानो स्वच्छ पानी जैसी। जब वह और जयान एक दूसरे की आंखों में देखें तो उसने हल्की मुस्कान दी। ऐसा प्रतीत होता था कि क्यूई यूनिक्सियाओ ने पहले ही उसे जयान की पहचान के बारे में बता दिया था। सच कहें तो इस महिला का चेहरा उतना उल्लेखनीय नहीं था, यह उतना आकर्षक नहीं था जितना कि वह सुंदर नौकरानी थी। फिर भी उसकी सुरुचिपूर्ण और सहज चाल ढाल, उसकी निपुण हरकतें और उसकी काली पुतलियां जो मानो बोल सकती हों, उसकी साधारण उपस्थिति की खामी को पूरी तरह से छिपा देती थीं। कोई भी उसे देखकर यह महसूस नहीं करेगा कि यह महिला साधारण है, बल्कि वह दंग रह जाएगा। और उनके जोड़ी में मास्टर और नौकर का अंतर तुरंत स्पष्ट हो जाता था। जब जयान ने इस महिला की अत्यंत सुंदर और गरिमा में छवि देखी तो उसके सिर में हल्का दर्द सा उठा। उसे किसी अनुमान की जरूरत नहीं थी, यह महिला निश्चित रूप से तेज तर्रार और चालाक प्रकार की थी, सामान्य महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान। ये संभावना थी कि इस महिला के साथ वार्ता करना अत्यधिक प्रयास मांगने वाला कार्य होगा। ये निश्चित रूप से क्यूई यूनिक्सियाओ की तरह सहज नहीं था, जहां वह पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखता था। नीले वस्त्र वाली महिला ने सहजता से आगे बढ़ते हुए कहा, सीनियर, मेरी रक्षा करने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवती रुइन है, मैं आपका ऋणी हूं और अपने कृतज्ञता के शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकती। वह अपने हाथों से शालीनतापूर्वक कई बार सलामी देते हुए बोली और उसकी आवाज़ इतनी मधुर और स्फटिक जैसी स्वच्छ थी कि सुनने वाले का मन मोह जाए। जयान ने विनम्रता से कहा, युवती रुइन, अत्यधिक औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल थोड़ा प्रयास किया है, परंतु हमें जल्दी लौटना चाहिए। संभव है कि उनके पीछे कोई शक्तिशाली सहयोगी हो। यदि उनके वरिष्ठ पास हों तो यह बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। और उसने हल्की मुद्रा में हाथ हिलाकर सभी को आगे बढ़ने के लिए संकेत दिया। क्यूई यूनिक्सियाओ ने जयान के शब्दों को सुनकर थोड़ी घबराहट में सिर हिलाया और कहा, सही कहा रुइन, हमें जल्दी इस स्थान से निकलना चाहिए। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। जब से क्यूई यूनिक्सियाओ ने रुइन को देखा, उसकी नज़रें उसकी निर्दोष और नाजुक सुंदरता से नहीं हट रही थीं। इस समय उसने बेहद निकट और कोमल शब्दों में उससे बात की, जिससे जयान को हल्का असहज अनुभव हुआ। रुइन के गाल हल्के लाल हो गए। उसने शर्म के साथ क्यूई यूनिक्सियाओ की ओर देखा और थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने हल्की आवाज़ में कहा, ठीक है, हम यहाँ से चल देते हैं। लेकिन ये शव। रुइन ने शवों को देखा और कुछ कहने का प्रयास किया। जयान ने बिना किसी अधिक चिंता के कहा, इसको तुरंत जमीन में जलाकर खत्म किया जा सकता है। उसने अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां फैलाईं और 7-8 छोटे छोटे अग्नि गोले उड़े और तुरंत शवों को राख में बदल दिया। केवल उनके भंडारण थैले जमीन पर बचे। जयान को इतने सहज रूप से शवों को नष्ट करते देख रुइन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसका मन हल्का कांप उठा। पर वह कोई सामान्य कमजोर लड़की नहीं थी। थोड़े समय बाद उसका चेहरा सामान्य हो गया और उसने क्यूई यूनिक्सियाओ से थोड़ी बातचीत की। उसने कहा, इन भंडारण थैलियों में मेरी कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। यदि यह युवती नापसंद न करे तो इन्हें ले जाने में संकोच न करें, परंतु किसी भी प्रकार का निशान न छोड़ें। इस समय जयान ने हल्की आवाज़ में सुंदर नौकरानी से कहा, जो रुइन के पास खड़ी थी, सीनियर, क्या आप सच में इन्हें मुझे दे रहे हैं? नौकरानी ने यह सुनकर खुशी से आश्चर्य व्यक्त किया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब उसने देखा कि जयान हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर पुष्टि कर रहे हैं, तो वह खुशी से कई शब्दों में धन्यवाद कहा और तुरंत थैलियों को एक एक कर इकट्ठा करने लगी। उसके लिए यह एक अद्भुत अवसर था, जैसे स्वर्ग से कोई बड़ा वरदान गिरा हो। ये थैले निश्चित रूप से खजानों से भरे हुए थे। रुइन ने यह दृश्य देखा तो थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हुई, लेकिन जल्दी ही उसका चेहरा सामान्य हो गया। उसने कुछ शिष्टाचारपूर्ण शब्द कहे और क्यूई यूनिक्सियाओ के साथ तैरती छोटी नाव में चढ़ गई।
उस सुंदर नौकरानी ने भी खुश होकर थैलियों को थाम लिया और नाव में चढ़ गई। जयान सबसे अंतिम में नाव में सवार हुए। उनके पैर से आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई और नाव तुरंत उड़ चली। यात्रा के बीच में नीले वस्त्र वाली महिला ने जयान और क्यूई यूनक्सियाओ से निवेदन किया कि वे उसके निवास पर उतरें ताकि वह औपचारिक रूप से उनका धन्यवाद व्यक्त कर सके। क्यूई यूनक्सियाओ, जो लंबे समय से अपनी प्रिय के पास होना चाहता था, कैसे ना कह सकता था। वह उत्साह से सहमत हो गया। जयान ने भी यह अवसर देखा और बिना विरोध किए इसे स्वीकार किया। इस प्रकार जयान के नियंत्रण में छोटी नाव बहुत तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर उड़ चली। रुइन के मार्गदर्शन में जयान कई घंटों के बाद एक साधारण नामहीन पहाड़ी पर पहुंचे। सिर्फ थोड़ी धुंध के अलावा कोई विशेषता नहीं थी। यह अत्यंत साधारण स्थान था, जैसा कि दुनिया की अनगिनत नामहीन पहाड़ियां होती हैं। लेकिन जयान अच्छी तरह जानते थे कि एक फॉर्मेशन स्पेल मास्टर के निवास में कुछ सुरक्षा उपाय होंगे, संभवतः प्रभावशाली फॉर्मेशन स्पेल। हालांकि वह फॉर्मेशन स्पेल के मार्ग के बारे में अधिक नहीं जानते थे और पास के किसी भी रहस्य को महसूस न कर पाने के बावजूद उन्होंने किसी भी प्रकार की तुच्छता नहीं दिखाई। नीले वस्त्र वाली महिला के निर्देशन में जयान पहाड़ की आधी ऊंचाई पर बांध से बने कमरे में रुके। ये रुइन का निवास था। रुइन ने जयान और क्यूई यूनक्सियाओ को एक बड़े बांस के कमरे में आराम करने के लिए रखा। वह और उसकी नौकरानी दूसरे कमरे में स्नान और कपड़े बदलने चली गईं, क्योंकि उनकी वस्त्रों पर पीछा करते समय बहुत धूल जम गई थी। स्वाभाविक रूप से साफ सुथरी लड़की के लिए यह असहनीय था। जयान बांस की कुर्सी पर बैठे और बेचैन क्यूई यूनक्सियाओ को उत्सुकता से देखते रहे। क्यूई यूनक्सियाओ बार बार दरवाजे की ओर जाकर बाहर झांकते, मानो ये छोटा क्षण 3 साल की लंबी प्रतीक्षा हो। ये वही स्थिति थी जब कोई गहरे प्यार में हो। जयान को ये दृश्य अत्यंत मनोरंजक लगा और वह हल्की मुस्कान के साथ होठों के किनारे पर एक रहस्यमय हंसी छोड़ बैठे। क्यूई यूनक्सियाओ ने जब पीछे मुड़कर देखा, उसने ये दृश्य देखा और तुरंत ही शर्मिंदगी में कुछ अस्पष्ट बहाने बनाकर अपनी सीट पर लौट गया। जयान ने सहजता से चाय का स्वाद लिया और कहा, एक सुंदर और गुणी महिला और एक उच्च कुल के पुरुष का मेल स्वाभाविक और सम्मानजनक है। ये बिल्कुल न्यायसंगत है। क्यूई सहमार्गी, इसमें इतनी चिंता क्यों? क्यूई यूनक्सियाओ बुरी तरह शर्मिंदा और असमंजस में थे। इस समय नौकरानी कमरे में आई और क्यूई यूनक्सियाओ ने थोड़ी राहत महसूस की। थोड़ी देर बाद रुइन अपनी गरिमा में मुद्रा में कमरे में आई। उसका सफ़ेद वस्त्र खिलते हुए कमल के फूल जैसा प्रतीत हुआ और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रुइन ने कहा, रुइन इस ऋण को सीनियर जयान और बड़े भाई क्यूई के हृदय में अंकित करेगी। कृपया इस विनम्र महिला को आपको चाय और शराब परोसने की अनुमति दें। वह नौकरानी से चाय का बर्तन लेती है और ईमानदारी से दोनों को परोसती है। जयान ने चाय ली तो हल्की मुस्कान के साथ अंदर ही अंदर सोच में पड़ गए। मैं वास्तव में इस महिला को समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके शब्द कुछ भी स्पष्ट नहीं करते। हालांकि उसने कुछ वचन नहीं दिया, पर वह हमें चयन करने की अनुमति भी नहीं दे रही। क्यूई यूनक्सियाओ ने देखा कि उसकी प्रिय उसे चाय परोस रही है। वह खुशी से पागल हो गया। वह चाय का स्वाद लेने के बजाय लगातार हंस रहा था। रुइन ने यह दृश्य देखा और उसका सिर थोड़ा दुखने लगा। उसने केवल जयान की ओर मुड़कर थोड़ी बातचीत की और उसकी पहचान और उसके पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश की। जरूर, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक होने के नाते उसके पास कुछ बड़ी ताकत या सुरक्षा होगी। जयान इतनी आसानी से अपनी पृष्ठभूमि नहीं बताने वाले थे और उन्होंने जानबूझकर स्पष्ट उत्तर दिए। बातचीत समाप्त होने पर महिला को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इससे रुइन उदास और जयान के प्रति अधिक सतर्क हो गई। उसकी दृष्टि में भले ही जयान इतनी जल्दी मदद करने आए, पर हो सकता था कि जयान भी पिछली समूह की तरह कोई इरादा रखते हों। अनपेक्षित स्थिति से बचने के लिए उसने अत्यंत सतर्क रहना और अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना उचित समझा। फिर रुइन ने कहा, सीनियर जयान, चूंकि आपने रुइन को बचाया है, कृपया इस कनिष्ठ द्वारा पहले से तैयार किए गए किसी भी फॉर्मेशन फ्लैग और प्लेट को चुनने में संकोच न करें। इस समय मेरे पास कई सेट उपलब्ध हैं। कृपया सीनियर देखें कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। क्यूई यूनक्सियाओ ने अपनी लिप्सा से थोड़ी दूर होकर जयान से कुछ शब्द कहे। इससे जयान थोड़े आश्चर्यचकित और अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्हें वह अवसर मिला जिससे वे सबसे महत्वपूर्ण विषय ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत को चर्चा में ला सकते थे। रुइन ने यह सुना और चकित हुई, पर जल्द ही क्यूई यूनक्सियाओ की ओर मुस्कान के साथ देखा। इससे क्यूई यूनक्सियाओ और अधिक खुशी से निरंतर हंसने लगे। जयान ने अचानक कहा, फॉर्मेशन फ्लैग और प्लेट की चिंता छोड़ दें। मेरे पास एक और विषय है जिसमें मैं सहमार्गी रुइन की मदद चाहता हूँ। यदि आप इसमें मदद कर सकें तो किसी प्रकार का पुरस्कार आवश्यक नहीं होगा। इसके बजाय मैं आपको 800 वर्ष पुराना स्पिरिट अर्ब दूंगा, जिसे मैं औषधि बनाने के लिए प्रयोग करने वाला था, ताकि आप इसकी मदद से सहमार्गी रुइन का इलाज कर सकें। जयान के इन शब्दों से दोनों स्तब्ध रह गए। सीनियर, आप वास्तव में स्पिरिट अर्ब देना चाहते हैं?
क्यू यूनक्सियाओ ने ये शब्द सुनते ही खुशी और आश्चर्य से खड़ा हो गया। इस समय वह अपनी प्रिय के रोग का उपचार करने की इच्छा में पूरी तरह मग्न हो गया और अत्यंत प्रभावित महसूस कर रहा था। इस मामले में शामिल होने के कारण रुइन भी धीरे धीरे उत्साहित होने लगी। आखिरकार यह मामला उसकी लंबे समय से चली आ रही बीमारी के पूर्ण उपचार से संबंधित था। फिर भी उसके चेहरे के भाव कई बार अंधेरे से उज्ज्वल होते बदलते रहे। उसने लाल होंठों को हल्का काटते हुए झिझकते हुए कहा, सीनियर, किस प्रकार का कार्य आप चाहते हैं कि कनिष्ठ इसे संपन्न करे? कृपया संकोच न करें और स्पष्ट रूप से कहें। जब तक यह मेरे विवेक और नैतिकता का उल्लंघन नहीं करता, ये युवती निश्चित रूप से सहमति देगी। रुइन ने ये कहते हुए ज़यान की ओर अपनी स्पष्ट और चमकदार आंखों से देखा, ये सोचते हुए कि शायद ज़यान उसकी याचिका का उत्तर देने में असमर्थ होंगे। इस महिला की सतर्कता देखकर ज़यान अनायास ही एक समझदार मुस्कान देने लगे। यह उन्हें अपने प्रारंभिक साधना यात्रा की याद दिला गया, जब वह भी अत्यंत सतर्क रहते थे और डरते थे कि कोई गलत कदम उन्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा। ज़यान ने शांत भाव से उत्तर दिया, सहमार्गी रुइन, आपको इतनी घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल चाहता हूं कि आप एक फॉर्मेशन स्पेल को पुनर्स्थापित करें। यदि आप इसे पुनर्स्थापित करने में सक्षम हैं, तो मैं आपको वह स्पिरिट अब प्रदान कर दूंगा। उन्होंने उसकी सीधी दृष्टि से नहीं भागा, बल्कि एक उदार और स्पष्ट दृष्टि से उसका सामना किया। रुइन ने यह सुनकर थोड़ी शंका व्यक्त की। फिर उसने गहरी सांस छोड़कर सहजता से अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और कहा, यदि वास्तव में ये पुनर्स्थापन का कार्य है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। रुइन अपनी पूरी क्षमता लगाकर इसे पुनर्स्थापित करेगी। सीनियर, कृपया निश्चिंत रहें। लड़की का पहले सामान्य और स्थिर भाव अचानक उज्ज्वल मुस्कान में बदल गया। ज़यान उस सौंदर्य और आकर्षण के सामने कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। इससे कहना अनावश्यक है कि लंबे समय से इस महिला पर मोहित रहने वाला क्यू यूनक्सियाओ पहले ही उसकी मुस्कान के जादू में इतना खो चुका था कि खुद को सामान्य स्थिति में लाने में असमर्थ था। जब रुइन ने ज़यान के आश्चर्यपूर्ण दृष्टि का अनुभव किया, तो वह हल्की शर्मिंदगी के कारण और भी अधिक लाल हो गई, जिससे उसका आकर्षण और भी अधिक मनमोहक बन गया। इस समय ज़यान ने जल्दी से अपनी पहले से नियंत्रण से बाहर मनोदशा को संयमित किया और आगे कहा, सच कहूं तो भले ही मुझे पता है कि सहमार्गी रुइन का फॉर्मेशन स्पेल्स में शोध गहरा है, मुझे नहीं पता कि इसे वास्तव में मरम्मत किया जा सकता है या नहीं। साथ ही मूल फॉर्मेशन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने इसके डिज़ाइन की एक प्रतिलिपि बनाई है। मुझे आशा है कि आप इसे देखकर इसे पुनर्स्थापित कर सकेंगी। इतना कहने के बाद ज़यान ने अपनी भंडारण थैली से ज़ैद स्लिप निकाला और रुइन को सौंप दिया। वह तुरंत जिज्ञासा से अपनी चेतना उसमें प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने इसका निरीक्षण किया, वह अनायास ही चौंककर चिल्लाए, प्राचीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन। ज़यान ने उसकी चिल्लाहट सुनी और उसका दिल एकदम हल्का हो गया। जैसा कि अनुमान था, ये ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन वास्तव में प्राचीन था। अब देखते हैं कि यह महिला इसे पुनर्स्थापित कर पाती है या नहीं। जैसे ही ज़यान ने यह सोचा, वह अनायास ही रुइन के चेहरे के भाव पर ध्यान देने लगे, ये देखने के लिए कि कहीं वह शर्मिंदगी में नहीं पड़ जाए। जब क्यू यूनक्सियाओ ने प्राचीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन शब्द सुना, तो उसके चेहरे पर विस्मय की चमक आ गई और उसकी आंखें आश्चर्यचकित होकर बड़ी हो गईं। एक अग्रवर्ती अरोम की लकड़ी जलने के बराबर समय बीतने के बाद रुइन ने लंबी खिंचाई ली और अंततः ज़ैद स्लिप से अपनी चेतना बाहर निकाली। फिर उसने अपना सिर झुकाकर कुछ क्षण गहरी सोच में डाला और फिर अपनी गरिमा में मुद्रा में सिर उठाकर ज़यान से गंभीरता से कहा, यह वास्तव में एक प्राचीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन है। सामान्य स्तर की मेरी क्षमता से कोई पूरी तरह से नष्ट हुए प्राचीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को पुनर्स्थापित नहीं कर पाता, लेकिन इस फॉर्मेशन में क्षति बहुत कम है, केवल एक छोटे कोने में। सौभाग्य से मैं इस विशेष भाग से परिचित हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्राचीन फॉर्मेशन स्पेल का अध्ययन किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इस प्राचीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो जाऊंगी। ज़यान ने ये सुनकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की, परंतु उसकी अगली बात उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण झटका थी। हालांकि ये प्राचीन फॉर्मेशन स्पेल्स दुर्लभ हैं और मेरी शोध की गहराई इतनी नहीं है, इसलिए सीनियर को मुझे थोड़ा समय देना होगा ताकि मैं ज़ैद स्लिप में प्राचीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन का डिज़ाइन पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर सकूं। रुइन ने हल्की शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा। ज़यान ने सोचा और विनम्रता से पूछा, बिल्कुल ठीक, सहमार्गी रुइन को कितना समय लगेगा? मैं निश्चित रूप से उस समय वापस आ जाऊंगा। भले ही मैंने प्राचीन फॉर्मेशन का अध्ययन केवल थोड़े समय के लिए किया है, आधा वर्ष पर्याप्त होना चाहिए। रुइन ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। ठीक है, आधे वर्ष के बाद मैं पुनर्स्थापित डिज़ाइन लेने आ जाऊंगा। मुझे आशा है कि युवती रुइन मुझे निराश नहीं करेंगी। ज़यान ने यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस समय ज़यान ने औपचारिक रूप से प्राचीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन की पुनर्स्थापना का कार्य इस महिला फॉर्मेशन स्पेल मास्टर रुइन को सौंप दिया।
फिर उन्होंने दोपहर का समय क्यूई यूनिक्सिया और अन्य के साथ बातचीत करते हुए बिताया और उसके बाद विदा ली। विदा लेने से पहले ज़यान ने दोनों से थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी। ये सबसे अच्छा होगा कि वे कहीं और चले जाएं। आखिरकार उन समूह के साधकों के हत्यारों का पीछा करने के लिए निश्चित रूप से लोग भेजे जाएंगे। चूंकि वे आसपास ही थे, इसलिए उन्हें खोज लेना बेहद आसान हो सकता था। ज़यान के ये कहने पर क्यूई यूनिक्सिया और रुइन ने एक दूसरे की ओर देखा और शर्मिंदगी से कुछ न कहा। उन्होंने ज़यान की निवास बदलने की सलाह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि ज़यान को ये देखकर थोड़ा अजीब और चिंता हुई, पर उन्होंने उन्हें और परेशान नहीं किया और जल्दी से अपनी जादुई नाव द्वारा युए राज्य की ओर उड़ चले। युए राज्य की राजधानी प्रसिद्ध युएजिंग। ये केवल युए राज्य का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि ये देश के बिल्कुल केंद्र में स्थित था। इसकी सड़कें चारों दिशाओं में जाती थीं, जिससे ये पूरे राष्ट्र के आर्थिक व्यापार का हृदय स्थल बन गया था। स्वाभाविक रूप से इस शहर की भूमि पहले से ही पूरी तरह से कब्जा ली गई थी। केवल मकान के मूल्य अन्य शहरों की तुलना में कई गुना अधिक नहीं थे, बल्कि कई लोग इस मूल्य को चुकाने को तैयार थे, परंतु कोई बेचने को तैयार नहीं था। आखिरकार युएजिंग में निवास करना स्वयं में स्थिति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। साथ ही पूरे युएजिंग शहर को 4 जिलों में बांटा गया था: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। राजसी शहर उत्तर जिले में था। स्वाभाविक रूप से केवल शाही परिवार के सदस्य ही वहां रहने की अनुमति रखते थे। शहर के दूसरी ओर दक्षिण जिला था, जहां सभी स्तर के अधिकारियों और नौकरशाहों का निवास था। यदि किसी परिवार के आधे समय से अधिक सदस्य पदाधिकारी होते तो उन्हें वहां रहने की पात्रता प्राप्त थी। अन्यथा किसी भी घराने को स्वाभाविक रूप से अन्य जिलों में जाना पड़ता। युएजिंग शहर के भीतर दक्षिण जिला और पश्चिम जिला स्पष्ट रूप से भिन्न थे। पश्चिम जिले में विशाल और ऊंचे आवास वास्तव में एक प्रकार से अनियमित रूप से सजा हुआ फ्लैट कमरों का समूह था। यहाँ रहने वाले लोग सभी निचले वर्ग के कामगार थे, जिनके पास अस्थायी नौकरियां थीं, छोटे विक्रेता और व्यापारी थे, और बाकी गरीब तथा तंगहाली में रहने वाले लोग थे। स्वाभाविक रूप से इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने घरों से निकाले जाने के बाद अन्य जिलों से आए आवारा लोग थे। दूर दूर तक पश्चिम जिले से पूर्व जिले में धनी व्यापारी परिवार निवास करते थे। यद्यपि इन परिवारों में से किसी के पास सरकारी नौकरियों में कोई सदस्य नहीं था और इसलिए वे दक्षिण जिले में नहीं रह सकते थे, फिर भी उनके भव्य आवास और आंगनों की भव्यता किसी अन्य की तुलना में कहीं अधिक थी। कोई भी अपने अपार धन की परवाह किए बिना अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए किसी भी कीमती वस्तु से परहेज नहीं करता, अपने आसपास के बड़े परिवारों पर दबदबा बनाए रखता और स्वयं को श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करता। स्वाभाविक रूप से कुछ प्रसिद्ध परिवार ऐसे थे जिनसे आसपास के अन्य परिवारों की प्रतिस्पर्धा करना नामुमकिन था। न केवल उनके पास बड़ी भूमि थी, बल्कि उनका धन और प्रतिष्ठा भी अन्य लोगों से कहीं अधिक थी। इन परिवारों में रहने वाले लोग अत्यंत संपन्न व्यापारी थे, जिनकी आर्थिक शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा शहर में अद्वितीय थी। पूर्व जिले के एक कोने में एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली परिवार मौजूद था, जिसे किन निवास कहा जाता था। उनका आवास 1.5 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ था। यदि कोई युएजिंग में भूमि की कीमत जानता तो वह लंबे समय तक हक्का बक्का रह जाता। किन परिवार न केवल अत्यंत संपन्न था, बल्कि वे युए राज्य के तांबे की खानों में से 1/4 का नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा ये कहा जाता था कि उनके परिवार के मुखिया में असाधारण क्षमता थी और उनके पास दरबार में उनके पक्ष में बोलने वाले अधिकारी भी थे। इस प्रकार इस महान और कुलीन परिवार के सेवकों में भी अत्यधिक आत्मविश्वास था और उनके पास परिवार में अन्य सेवकों की तुलना में कहीं अधिक अधिकार था। किन निवास के द्वारपाल किंग गुई भी ऐसा ही सोचते थे। जब भी कोई व्यक्ति किन निवास में आकर परिवार के मुखिया से मिलने का अनुरोध करता, चाहे उसकी पहचान या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यहाँ तक कि यदि वह कोई उच्च अधिकारी भी हो, तो वह किन परिवार के एक छोटे से सेवक के प्रति भी पूरी विनम्रता दिखाता और थोड़ी भी असम्मान नहीं करता। समय के साथ ये किंग गुई को ऐसा महसूस करने लगा कि वह स्वयं दूसरों से श्रेष्ठ है। इसलिए जब भी कोई किन परिवार से मिलने आता तो उनके द्वारा लाए गए उपहार स्वाभाविक रूप से बहुत छोटे नहीं होते। यदि ऐसा नहीं होता तो किंग गुई उन्हें अनदेखा कर सकता था या उनके आने की सूचना उच्चाधिकारी तक पहुंचाने में 3-4 दिन भी लगा देता। स्वाभाविक रूप से यदि कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके द्वार पर आता तो किंग गुई पूरी निष्ठा और परंपरा के अनुसार व्यवहार करते। उन युवा मालिकों और युवा महिलाएं जो बार बार आवास में आते जाते रहते थे, उनके प्रति वह हमेशा तत्पर और उत्साही रहते। हालांकि जिन मालिकों की सेवा किंग गुई करता था वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन हाल ही में ये खबर फैल गई कि उसे बाहरी प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और वह कुछ व्यावसायिक मामलों का नियंत्रण लेने जाएगा। ये सुनकर किंग गुई अत्यंत प्रसन्न हुआ और अगले दिनों में उसे अपने कदम हल्के, लगभग पंखों जैसे महसूस हुए। इस समय किंग गुई गर्व से एक स्टूल पर बैठा हुआ था और द्वार के पास ठंडी छाया में आराम कर रहा था। इस सुबह परिवार का मुखिया किन्यान कुछ व्यावसायिक चर्चा के लिए बाहर गया था। कुछ युवा मालिक और युवा महिलाएं अपने कुलीन मित्रों के साथ चोंगशान मंदिर में टहलने चली गई थीं।
वर्तमान में आवास के भीतर केवल विधवा युवा महिला ब्याह ही रही थी। इस अवसर पर किंग गुई ने राहत की सांस ली और उसे अपने लिए एक ब्रेक लेने का मौका मिला। जैसे ही हल्की ठंडी हवा बह रही थी और किंग गुई आधे नींद में था, उसे अचानक एक युवा पुरुष की शर्मीली आवाज़ सुनाई दी। माफ़ कीजिए, क्या ये किन निवास है? किंग गुई, जो अभी सोने ही वाले थे, इस आवाज़ से चौंक गए। वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपनी आंखें बंद रखते हुए जोर से चिल्लाए। किसको चिल्ला रहे हो? क्या तुम किसी शमशान में रो रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि महान गुई सो रहा है? इस समय किंग गुई पूरी तरह से अनिच्छुक था अपनी आंखें खोलने के लिए। उसका चेहरा अत्यंत कष्ट और क्रोध से भर गया था। उस आवाज़ से उसने महसूस किया कि सामने वाला केवल एक मामूली व्यक्ति है जो इतनी बेहुदा हिम्मत करता है कि उसे परेशान करे। धीरे धीरे किंग गुई ने सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। यह एक साधारण कपड़े पहने लगभग 24 वर्षीय युवक था। उसका चेहरा बेहद साधारण था और शरीर से ग्रामीणता की गंध आ रही थी। ये स्पष्ट था कि वह अभी अभी गांव से आया हुआ एक ग्रामीण नौसिखिया था। इसे देखकर किंग गुई और भी अभिमानी हो गया। वह अपनी कुर्सी से उठ बैठा और बिना और कुछ कहे लगातार चेतावनी देने लगा, जैसे कि महान किंग गुई की नींद भंग करना एक गंभीर और अप्रीक्षित अपराध हो। उसकी चेतावनी के दौरान किंग गुई की थूक चारों ओर बिखर गई और इसे चाय बनाने के समय से भी अधिक देर तक फैलते देखा जा सकता था। ग्रामीण युवक केवल मूर्खतापूर्ण चेहरे के साथ खड़ा रहा, ये समझते हुए कि वह महान किंग गुई की बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। वह बस चुपचाप सुनता रहा। कुछ समय बाद किंग गुई ने अपनी भयंकर क्रोध की भावना को स्पष्ट रूप से निकाल दिया और अनिच्छा से अपनी धमकी समाप्त की। फिर उसने युवक की ओर तिरछी नज़र डाली, जैसे उसे कुछ कहना हो। फिर उसने कैजुअली पूछा, तुम हमारे किन निवास में क्या कर रहे हो? हमें और नौकरों की कमी नहीं है। जल्दी जाओ, हमारे यहाँ के नौकर किसी आम नौकर की तरह नहीं हैं। हम कचरे के परिवारों को नहीं लेते। जब तक तुम्हारे पास कोई समर्थक नहीं है, वापस जाओ। ग्रामीण युवक ने उत्तर दिया, मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा, किन यान मेरे चाचा हैं। मेरे परिवार ने मुझे ये पत्र चाचा किन को देने के लिए कहा है। उसने अपने सीने से एक झुर्रीदार पत्र निकाला और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ किंग गुई को समझाया। किंग गुई ने आश्चर्यचकित होकर देखा और तुरंत पास रखे हुए चाय का घूंट निगलने गए, लेकिन युवक के शब्द सुनकर चौंककर चाय फेंक दी और भयभीत चेहरा बनाकर पूछा, ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे इसे किन चाचा को देने को कहा है। किंग गुई ने अब सहजता से इस युवक का मजाक उड़ाने का साहस नहीं किया। अगर यह युवक वास्तव में किन्यान से संबंधित था तो किसी के लिए भी यह ठीक नहीं होता। कुछ समय हिचकिचाहट के बाद उसने सावधानी से पूछा, ये पत्र क्या मुझे देखने देंगे? कृपया निश्चिंत रहें, सम्माननीय महोदय। मैं केवल पत्र की सतह देखना चाहता हूँ, इसे खोलने की हिम्मत नहीं करूँगा। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं मूल रूप से चाहता था कि आप ये पत्र चाचा किन को जल्दी से सौंप दें। किंग गुई ने झुर्रीदार पत्र को लेकर कई बार देखा। सामान्य नौकर इसे पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन किंग गुई ने अपने बचपन में आधा साल निजी विद्यालय में पढ़ाई की थी और वह पढ़ा लिखा था। इसलिए वह पत्र देखने की जिम्मेदारी उसे मिली। पत्र पर बड़े काले अक्षरों में लिखा था, सम्माननीय भतीजा किन्यान द्वारा व्यक्तिगत रूप से खोला जाए। ये देखकर किंग गुई का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचते हुए हल्की मुस्कान दी और युवक से कहा, युवा महोदय, हमारे परिवार का मुखिया अभी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नियां यहाँ हैं। क्या आप ये पत्र उनकी पत्नियों को देना चाहेंगे? युवक ने दृढ़ता से कहा, यह नहीं हो सकता, ये पत्र व्यक्तिगत रूप से चाचा किन द्वारा खोला जाना चाहिए। किंग गुई ने तत्काल अपनी नीति बदली और युवक की उपाधि बढ़ा दी। उसने पास की नौकरानी को बुलाया, जो युवक को एक अतिथि कक्ष में लेकर चली गई। रास्ते में कई लोगों ने युवक की ग्रामीण उपस्थिति देखी और आश्चर्य से कई बार देखा, जिससे युवक असहज हो गया। युवक ने सिर झुकाकर धीरे धीरे नौकरानी के पीछे पीछे चलता रहा। जब वह कक्ष में पहुंचा तो नौकरानी ने बार बार चेतावनी दी कि वह इधर उधर न भागे और फिर हंसते हुए रिपोर्ट करने चली गई। जैसे ही नौकरानी चली गई, युवक, जो पहले अस्त व्यस्त और ग्रामीण दिखता था, अब सीधे खड़ा हो गया और उसकी आंखों में पहले जैसी मूर्खता और गांवपन का कोई भी संकेत नहीं रहा। वह आत्मविश्वासी और शांत प्रतीत होने लगा। युवक ने बाहर झांका और हल्के से भौहें सिकुड़ते हुए खुद से कहा, मैं सच में नहीं सोचता था कि यह किन परिवार इतना प्रसिद्ध होगा। डेविल डाओ इतने स्पष्ट लक्ष्य को छोड़ने वाला नहीं है। जयान ने 10 दिनों तक अत्यधिक गति से उड़ान भरने के बाद आखिरकार युएजिंग पहुंचा था। किन निवास वह लक्ष्य था जिसे ली हुआयुवान ने जयान से सुरक्षा हेतु कहा था। हालांकि जब जयान ने ली हुआयुवान द्वारा तय की गई पहचान के बारे में सोचा तो वह थोड़े निराश और उदास हो गए। पत्र में ली हुआयुवान ने किन परिवार के मुखिया से यह पहचान तय करवाई थी कि जयान एक ग्रामीण और गरीब शाखा परिवार का सदस्य हो, ताकि वह लंबी अवधि तक किन निवास में रह सके। हालांकि जयान को ये पहचान पसंद नहीं थी, परंतु उनका वेशभूषा प्रयासहीन था, क्योंकि वह वास्तव में किसी दूरदराज के गांव के गरीब परिवार का असली बच्चा था।
अतः उसे केवल हल्की मेहनत करनी पड़ी कि वह सही ढंग से ग्रामीण और साधारण दिख सके। जब ज़यान ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो वह पलंग पर बैठकर ध्यान लगाने और अपनी की ऊर्जा चीख को संवारने लगे। वह चाहते थे कि किन निवास की रक्षा करते हुए वह अपने साधना में भी थोड़ी प्रगति कर सकें। जैसे ही शाम हुई और ज़यान ने साधना पूर्ण की, किसी ने अंततः दरवाजे पर दस्तक दी। ज़यान की आत्मा झकझोर गई और उनका चेहरा तुरंत पूरी तरह से गायब हो गया। उन्होंने तुरंत अपने पुराने ग्रामीण और मूर्खतापूर्ण रूप को धारण किया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने एक नौकर खड़ा था। हमारे परिवार का मुखिया लौट आया है, मिसेज अभी आपको बुला रही हैं, मेरे पीछे चलिए, नौकर ने ज़यान से बिना किसी शिष्टाचार के कहा और फिर मुड़कर चला गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि ज़यान अभी उनके नज़रों में कोई महत्व नहीं रखते थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। द्वारपाल किंग भूई भी ऐसा ही था। एक लंबे समय से परिवार का विश्वसनीय नौकर होने के नाते उसने हर वर्ष कई गरीब और दूरदराज से आए रिश्तेदारों को देखा था। स्वाभाविक रूप से वह उनका अधिक ध्यान नहीं रखता था। ज़यान ने पूरी तरह से सहमति जताई और इस व्यक्ति के पीछे पीछे चले, सीधे किन निवास के स्वागत कक्ष की ओर बढ़ते हुए। इस समय वहां एक आकर्षक और भव्य महिला प्रकट हुई, जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। वह किन्यान के पास बैठी थी और ज़यान की आगमन की चर्चा कर रही थी। क्योंकि उसने साहस कर हमारे द्वार पर पत्र लेकर दस्तक दी, इसलिए संभवतः वह नकली नहीं है। लगता है कि वह वास्तव में किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा भेजा गया है। देखते हैं कि उसकी मांग क्या है। यदि यह अत्यधिक नहीं है तो हम इसे पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। इस शाखा परिवार के सदस्य को अनादर न करें और अपनी प्रतिष्ठा पर दाग न लगाएं। हमें अपने सम्मान को खोने की अनुमति नहीं है। किन्यान की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी, लेकिन अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कारण वह केवल 40 वर्ष के जैसे दिखते थे और बिल्कुल वृद्ध नहीं लगते थे। उन्होंने स्वालो नेस्ट चाय का एक घूंट लिया और अपनी गला तर किया। फिर किन्यान ने गंभीरता से कहा, मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं कि हमारे परिवार के पास चांदी और धन की कोई कमी नहीं है, परंतु हमारा मान सम्मान किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उनकी सामने बैठी तीसरी पत्नी, जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए थी और पूरी तरह से आदर्श पत्नी का रूप धारण किए हुए थी, ने हल्के स्वर में कहा। किन्यान ने इसे देखकर संतोष का अनुभव किया। ये तीसरी पत्नी वर्षों से उनके साथ थी, परंतु उसके सूक्ष्म विचार और जिम्मेदारियों के प्रति सतर्कता में कोई कमी नहीं आई थी, और इस कारण किन्यान को उस पर पूर्ण विश्वास था। किन निवास के सामान्य मामलों को भी बड़े से बड़े निर्णय के साथ वह संभालती थी, और उनके आदेश हमेशा अत्यंत संतोषजनक होते थे। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, सुनिए, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है ताकि वह उसे बुला लाए। जब किन्यान उसे देखेंगे, मैं इस छोटी सी बात को संभाल लूंगी। किन्यान ने हल्की मुस्कान दी, पर जब वे कुछ और कहने वाले थे, तभी कमरे के बाहर से एक नौकर ने रिपोर्ट दी। महाराज, किनपिंग ने अतिथि को लेकर आ दिया है। क्या आप उन्हें अब बुलाना चाहेंगे? किनपिंग को कहो कि उसे भीतर लाए। किन्यान ने बिना अधिक सोच विचार किए आदेश दिया और अपनी बात यहीं रोक दी। उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी की ओर माफ़ी भरी मुस्कान दी। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। नौकर ने सहमति में सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। किनपिंग अतिथि कक्ष में प्रवेश किया, जिसके पीछे एक सरल और ग्रामीण रूप वाला युवक चल रहा था। जैसे ही यह युवक कक्ष में आया, उसने उत्सुकता से बाएं दाएं देखा, मानो वह हर कोने और कमरे में होने वाली चीज़ों को देखने के लिए बेहद जिज्ञासु हो। जब दोनों हॉल में पहुंचे, किनपिंग ने रिपोर्ट कर दी और स्वयं स्वतः पीछे हट गया। अब केवल वह युवक ही बचा, जो बेचैनी से किन्यान और उनकी पत्नी की ओर देख रहा था। तीसरी पत्नी ने युवक की उलझन भरी दृष्टि देखी और उसे हल्की मुस्कान के साथ देखा। किन्यान ने हल्का खांसा और मित्रवत स्वर में युवक से कहा, मैंने सुना है कि छोटे भाई के पास हमारे किन परिवार के वरिष्ठ को देने के लिए पत्र है। क्या ये सच है? क्या आप वह पत्र मुझे दे सकते हैं ताकि मैं इसे देख सकूं? युवक ज़यान ने किन परिवार के मुखिया को देखा और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या आप वास्तव में चाचा किन हैं? मेरे दादाजी ने अपने मुंह से कहा था कि यह पत्र केवल चाचा किन को ही दिया जा सकता है। तीसरी पत्नी ने यह सुनकर थोड़ी हैरानी व्यक्त की, परंतु शीघ्र मुस्कुरा दी और लगभग हंसी को रोक नहीं सकी। किन निवास के मुख्य अतिथि कक्ष में कौन साहस करके किन परिवार के मुखिया का नकली ढंग से अभिनय कर सकता था? ये युवक का सवाल वास्तव में मजेदार था। किन्यान ने कुछ समय तक खाली आंखों से युवक को देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ही असली किन परिवार का मुखिया हूँ। परंतु मैं ये जानने से पहले कि आप वास्तव में मेरे सम्मानित भतीजे हैं या नहीं, पत्र को पढ़ना आवश्यक समझता हूँ। तीसरी पत्नी इसे देखकर अंदर से मुस्कुरा रही थी। यूएजी में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो किन परिवार के प्रसिद्ध मुखिया को न जानता हो, पर कौन सोच सकता था कि यह ग्रामीण युवक वास्तव में संदेह कर बैठेगा। ये वास्तव में मनोरंजक दृश्य था। ज़यान ने कन्फ्यूजन भरे भावों को अपने चेहरे से हटा दिया और जुरीदार पत्र निकालकर शीघ्रता से मोड़कर किन्यान को दे दिया। किन्यान, जिन्होंने लंबे समय से धैर्य खो दिया था, कठिनाई से पत्र लेने का आग्रह रोकते हुए अपना कंपोजर बनाए रखा।
फिर भी उन्होंने तुरंत पत्र नहीं खोला। उन्होंने पहले जयान को ध्यान से देखा और अचानक पत्र को मेज पर रखते हुए हल्के स्वर में 2 बार ताली बजाई। ताली ताली। एक वृद्ध व्यक्ति सिर पर सफ़ेद बालों के साथ हल्के नीले जैकेट में हॉल में प्रवेश किया। केन्यान ने बिना किसी शब्द के पत्र की ओर इशारा किया। वृद्ध व्यक्ति ने तुरंत पत्र के पास जाकर उसे उजाले में रखा और ध्यानपूर्वक देखा। अंत में उसने पत्र मेज पर लौटाया और कहा, कोई समस्या नहीं है। इन शब्दों के साथ उसने झुककर वह हॉल से पीछे हट गया। पूरे समय उसने एक भी शब्द नहीं बोला, मानो वह कोई भूत हो। संतुष्ट होकर केन्यान ने हल्की मुस्कान के साथ जयान को देखा। जब उन्होंने जयान के उलझन भरे चेहरे को देखा तो अपने आप मुस्कुराए। फिर किसी संदेह के बिना उन्होंने पत्र को सावधानीपूर्वक खोला और निकट से देखने लगे। तीसरी पत्नी ने यह देखकर जयान की ओर मित्रवत मुस्कान दी। उसने अपनी चाय की प्याली उठाई और एक घूंट पीने को तैयार हुई, परंतु प्याली को अपने होठों तक लाते ही उसने देखा कि केन्यान पत्र पढ़ते हुए अचानक चौंक गए और उनका चेहरा आश्चर्य और विस्मय से भर गया। तीसरी पत्नी ने घबराते हुए पूछा, महाराज, क्या हुआ? क्या पत्र नकली है? केन्यान ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ये पत्र वास्तविक है, और यह मेरा वरिष्ठ व्यक्तित्व से प्राप्त पत्र है जिसके लिए मैं अत्यधिक ऋणी हूँ। उनका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा जैसे कुछ भी असामान्य न हुआ हो। फिर उन्होंने जयान का निरीक्षण किया। आपका नाम जयान है? केन्यान ने पूछा। उनका स्वर पहले जैसा ही था, पर तीसरी पत्नी को किसी प्रकार की अजीब सी अनुभूति हुई। जयान ने पूरी ताकत से सिर हिलाया। हाँ, मैं जयान हूँ। क्या जैसा मेरे दादाजी ने कहा था वैसा ही है? क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? केन्यान ने अचानक हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। जब मैं बच्चा था मैंने वरिष्ठ ली हुआ युवान को मेरे पिता के साथ देखा था। मैंने नहीं सोचा था कि आज उनके वंशज से मिलूंगा। मैं तुम्हें अपने भतीजे की तरह मानूंगा। उनकी जोरदार और स्पष्ट हंसी ने आसपास के नौकरों को चकित कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि परिवार का मुखिया अतिथि कक्ष में इतनी प्रसन्नता क्यों प्रकट कर रहा है। आओ, मेरे साथ एक पास के कमरे में चलो और मुझे बताओ कि वरिष्ठ ली हुआ युवान कैसे हैं। बाकी लोग पीछे नहीं आ सकते। मेरे प्रिय भतीजे जयान और मैं उचित रूप से बातचीत करेंगे। केन्यान ने जयान की बाजू पकड़ी और मित्रवत ढंग से कहा। फिर उन्होंने तीसरी पत्नी को रोकते हुए जयान को पक्ष दरवाजे से अंदर ले गए। इससे उनकी तीसरी पत्नी अत्यंत स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गई। वह केवल निश्चिंत होकर केन्यान और जयान को जाते देख सकती थी, परंतु उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप उनका अनुसरण किया। केन्यान और जयान एक अत्यंत शांत साइड हॉल में पहुंचे। केन्यान ने वहां सजाए गए प्राचीन फूलदान को घुमाया और अचानक दीवार में एक छिपा हुआ कमरा प्रकट हुआ। केन्यान ने बिना किसी झिझक के कमरे में प्रवेश किया। जयान ने हल्की मुस्कान के साथ उसका अनुसरण किया। भले ही छिपा हुआ कमरा बहुत बड़ा न था, परंतु ये पूरी तरह से सुसज्जित था। यहाँ डेस्क और कुर्सियां थीं और 3 मीटर ऊंची किताबों की अलमारी भी थी, जिससे ये कमरा अत्यंत परिष्कृत और सभ्य दिख रहा था। केन्यान ने सम्मानपूर्वक कहा, चूंकि आप वरिष्ठ ली हुआ युवान की शिष्या से आए हैं तो आप साधक होंगे। अभी अभी अतिथि कक्ष में मैं अत्यंत असभ्य था। आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। जयान ने सहज मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को दोष नहीं दे सकता जिन्होंने यह नहीं जाना। वैसे भी ये प्रक्रिया तो जारी रहेगी। जयान ने कुर्सी पर बैठते ही आत्मविश्वास और सहजता के साथ अपना वास्तविक रूप प्रदर्शित किया। वरिष्ठ महाशय की उदारता के लिए बहुत धन्यवाद। केन्यान ने सम्मान बढ़ाते हुए खड़े होकर ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी। वे जानते थे कि एक अमर साधक के सामने किसी प्रकार का अपमान न करना ही बुद्धिमानी है। वरिष्ठ ली की मदद के बिना उनका किन परिवार इतना प्रतिष्ठित और समृद्ध नहीं हो सकता था। जयान ने मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं बैठते किन परिवार के मुखिया? अत्यधिक शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। वह अमर साधक जिसको आपने बताया वास्तव में मेरे गुरु हैं, इसलिए आप उन्हें अजनबी नहीं मान सकते। केन्यान बार बार हाथ हिलाते हुए खड़े रहे और कहा, मैं केवल एक नश्वर हूँ। अमर साधक के प्रति सम्मान का अभाव कैसे हो सकता है? मैं आपके आदेश सुनूंगा। जयान ने ध्यानपूर्वक देखा और पूछा, मुझे नहीं पता कि अमर साधक यहाँ क्यों आए हैं। पत्र केवल आपकी अमर पहचान का उल्लेख करता है। कोई विशेष मामला नहीं बताया गया। कृपया मुझे कुछ जानकारी दें। केन्यान ने संजीदगी से पूछा, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बताया था कि वरिष्ठ ली हुआ युवान जो किन परिवार पर कृपा करते हैं केवल खतरे की स्थिति में ही स्वयं प्रकट होंगे। जयान ने सामान्य रूप से उत्तर दिया, मामला इस प्रकार है, यह विदेशी देशों के साधकों से संबंधित है। हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने धीरे धीरे समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जिससे एक नश्वर भी इसे समझ सके। केन्यान सुनकर गहरे स्तब्ध हो गए। आधी दिन की चर्चा के बाद केन्यान हकलाते हुए बोले, ये विदेशी साधक हमारे नश्वर पर कार्य करना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? जयान ने हल्की मुस्कान देते हुए शांत स्वर में आश्वस्त किया, किन परिवार के मुखिया को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
राज्य में प्रवेश करने वाले विदेशी साधक कम शक्ति वाले हैं। मेरी निगरानी में वे आपके परिवार पर आसानी से कार्य नहीं कर पाएंगे।